बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुनो पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान अजीम राना और मेरे साथ मौजूद हैं शहरबानो अवान। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने प्यारों का ख्याल रखे होंगे। और आगाज़ कर लेते हैं मौसम के हवाले से। एक वन लाइनर बताएंगे कि लाहौर में रात भर मूसलाधार बारिश होती रही है, बहुत तेज़, और गलियाँ जो हैं वो ज़रा आपका मंजर पेश करें, इस पर डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अभी हम कुछ बात कर लेते हैं मुल्की सियासत की। तो पार्लिमानी महाज पर हंगामा खेज़ हफ्ता शुरू हो गया। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल सेनेट में पेश कर दिया है। सेनेटर अब्दुल्ला और अब्दुल कादिर की जानिब से पेश किए गए बिल में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के अलावा जजेस की तादाद 20 की जाए। सेनेट से खिताब में सेनेटर अब्दुल कादिर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में 53,000 से ज़्यादा केस ज़ेर इल्तवा हैं। अदालत उज़्मा में केस आए और आने में 2 साल लग सकते हैं या लग जाते हैं। आइनी मामलात बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लार्जर बेंच बन जाते हैं और जजेस आइनी मामलात देखते हैं। अरबों रुपए के केस सुप्रीम कोर्ट में हम देख रहे हैं कि फंसे हुए हैं। अदालत के पास टाइम नहीं है वो ऐसे केस सुने। केसेस को निपटाने के लिए ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाई जाए। सेनेट में पीटीआई ने बिल की भरपूर मुखालिफत की। सेनेटर अली जफ़र ने कहा कि हुकूमत को जुडिशल कू के लिए ये सब कुछ करने की ज़रूरत है। इस वक्त जुडिशल मार्शल लॉ की कोशिश हो रही है। अगर जजेस की तादाद बढ़ानी है तो पहले मातहत अदलिया में बढ़ाएं, बाद में यहाँ पर आकर ये मामलात सारे देखें। तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 है और इसके अलावा 2 एड हॉक जजेस भी इस पर काम कर रहे हैं। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जी सीनियर तज्ज़ियाकार आमिर इलियास राना साहब। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अचानक हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने का ख्याल कैसे आ गया? जो बातें आप दोनों ने अभी इब्तदाइये में कही हैं, दोनों दुरुस्त हैं। हुकूमत की तरफ से जो बात कही जा रही है, जो प्राइवेट मेंबर बिल है, वो भी दुरुस्त है, और अली जफर साहब ने कहा वो भी दुरुस्त है। लेकिन अली जफर साहब ने एक ही सांस में 2 बातें कही जो उनकी कौमी असम्बली की पार्लिमानी पार्टी के बरक्स थी, कि वो कह रहे थे कि 2 जजेस आप बढ़ा लें, क्योंकि जब कल उनकी कौमी असम्बली की पार्लिमानी पार्टी बैठी थी तो उन्होंने कहा था कोई जज किसी कानून और आइन के ऊपर हमारा कोई मेंबर वोट नहीं देगा। तो जो लॉ नोइंग आदमी है वो ये समझते हैं कि 17 से 19 हो जाए, क्योंकि पेंडेंसी बहुत ज्यादा है। अच्छा, अब आप आ जाए कि असल इशू क्या है। इशू यही है ना कि गवर्नमेंट की नज़र में या जो लोग बिल पेश कर रहे हैं वो समझते हैं कि जो 13 रुकनी फुल कोर्ट का फैसला है, अगर आपको उसे किसी भी रंग में ट्विस्ट करना है, चेंज कराना है, तो आपको जजेस बनाने हैं। मेरे ख्याल में ये एक सोच होती है किसी भी हुक्मरान के ग्रुप की कि इस तरीके से कम हो जाता है। क्या यही जजेस जिन्होंने वो जो हम ख्याल जजेस की बात करते हैं हम, या कुछ कह लें, तो क्या राय नहीं बदली जो उन्होंने फुल कोर्ट में दी कि जो फैसला मुतवक्को था वो नहीं आया? तो जब जज बन जाते हैं तो फिर वो सीट पे बैठने के बाद फैसले कर रहे होते हैं, जो ला रहे होते हैं उनके खिलाफ भी हो रहे होते हैं, जिनके साथ होते हैं उनके हक में भी हो रहे होते हैं। हमें थोड़ी सी बतौर कौम मेच्योरिटी की तरफ जाना पड़ेगा। क्या अमेरिका में सियासी जमातों के वकील नहीं होते, जज नहीं बनते, फैसले करते हैं? तो यहाँ पे हमें भी कंसेंसस इवॉल्व करना है हर मामले में। राना साहब, ये टाइमिंग की बात हो रही है जो इससे पहले पीटीआई की जानिब से जो एहतजाज किया जा रहा है, छोड़ दें। टाइमिंग तो ये है कि हमारे पास 57 लाख केसेस पेंडिंग हैं और हम इसीलिए दुनिया में नीचे से टॉप पे आए हुए हैं। तो ये हमारे किसी भी चीफ जस्टिस, चारों हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए बहुत बड़ा सोचने का मकाम है। फिक्र की कोई होनी चाहिए कि क्यों जजेस 8-7 केसेस सुनते हैं सुप्रीम कोर्ट में बैठ के। इतना बड़ा पैसा सबको मिलता है, सारे खर्चात रिटायरमेंट के बाद भी दिए जाते हैं, तो इनका काम है पेंडेंसी खत्म करें। अब अगर इनके ऊपर जजेस आते हैं तो ये मुजायका नहीं होना चाहिए। हाँ, जजेस की तादाद बढ़ाएं और फिर टाइम फ्रेम अब कानून के तहत करें, जैसे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट हुआ कि जनाब जजेस तादाद लगा दें। जैसे हम यहाँ पे रोजाना शोर करते हैं डॉक्टर्स के बाहर और सिविल जजों के बाहर, दोनों तरफ पेशेंट ही है ना जो केस लेके आता है या मरीज जाता है, कि जी वो बहुत होते हैं और डॉक्टर थोड़े हैं, जज थोड़े हैं, सिविल जज। एक इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट था जिसमें साहब आम आदमी जो है ना वो यही कॉन्सेप्ट लेकर बैठा हुआ है। इस्लामाबाद में एक जज होता था, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, और इस्लामाबाद ठीक चलता था। यहाँ 70 के करीब जजेस आ गए हैं और 8 बैठे हैं हाई कोर्ट के जज, और केस ही नहीं खत्म हो रहे इस्लामाबाद के। ये हमारा मसला, ये समझने की जरूरत है कि आप क्वालिटी ऑफ जजेस को देखें कि वो किस किस्म के लोग ठीक आ रहे हैं, केस किस किस्म के हैं। बेशक आप फायदा पॉलिटिकल देखें या कुछ भी देखें, लेकिन जिन लोगों को ला रहे हैं वो तो मुस्तकिल बुनियादों पे आ रहे हैं ना, उनकी एक एज मुकर्रर है कि उन्होंने कब रिटायर होना है।
तो राणा ये साहब, आम मद्देनजर आदमी होना का भी चाहिए यही कॉन्सेप्ट है कि अगर तुम्हारा केस अदालत में चला गया तो वो कभी हल नहीं होगा, वो तारीख पर तारीख ही पड़ेगी। तो हुकूमत 2/3 अक्सरियत के बगैर क्या ये कर सकती है बिल में अमेंडमेंट? ये सब कुछ हो सकता है? जी, जो जजेस की तादाद है ना, वो हमेशा से एक एक्ट के तहत बनती है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का कोई जिक्र नहीं है। जजेस की उम्र बढ़ाने के लिए आइन में तरमीम की जरूरत है, लिहाजा ये कोई वो नहीं है। ये 1997 में इस तरह मुकर्रर की गई थी, नवाज शरीफ साहब के दौर में सुप्रीम कोर्ट की तादाद 13 से 17 शायद की गई थी। तो ये इवन और ऑड का भी इसलिए रखा जाता है कि अगर कहीं कंफ्लिक्ट हो जाए, कोई राय राणा साहब, अगर तादाद बढ़ जाती है तो इससे हुकूमत को क्या ज्यादा फायदा होगा और अपोजिशन को क्या नुकसान हो रहा है? देखिए, वो सोच रहे हैं ना कि जो मखसूस नशिस्तें हैं उससे 2/3 अक्सरियत उनकी चली गई, एक गुस्से का आलम कह सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, उससे भी ज्यादा असल बात, जो बात हम पहले कर रहे थे, वो है केसों की पेंडेंसी की। हुकूमत सोचे न सोचे, ये अल्टीमेटली आनी है बात। ये अदलिया के ऊपर भी एक बहुत बड़ा धब्बा और क्वेश्चन मार्क। लेकिन राणा साहब, ये आप दो जो मखसूस नशिस्तों का मामला है उस पर तो फैसला सुना दिया गया है, तो अब अगर तादाद बढ़ाई जाती है तो क्या उससे भी कोई नुकसान हो सकता है जो पीटीआई समझ रही है? मैं इसी तरफ आ रहा था। देखें, वैसे तो अगर सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट बैठती है, नए जजेस 23 हो जाते हैं और इस दौरान हो जाते हैं जब 23, 13, 14 सितंबर तक दोबारा नया अदालती साल शुरू होगा और आ जाते हैं, तो शायद ये बात हो। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, आप तादाद बढ़ाएंगे, काजी फायजीसा तो नहीं फायदा ले रहे ना उस तादाद के बढ़ने से। उनकी उम्र तो 65 साल 25 अक्टूबर को पूरी हो रही है। ऐसे जो जजेस बैठे हैं, जो बात होती है कि जजेस का जो माइंड है वो ये है कि नए चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह हैं और उन्होंने 3 साल कुछ दिन रहना है, तो क्यों ना उनके साथ चला जाए। तो उन्होंने फैसला भी दे दिया 8 के साथ, अक्सरियत के साथ फुल कोर्ट का आ चुका हुआ है। सही। अब ये बातें हैं प्रेशर करने की या जो भी, असल मसला ये है कि बैठ के मसाइल का हल निकाला जाए, चाहे वो अदलिया में है, वो एस्टेब्लिशमेंट के हैं, वो हुकूमत के हैं, वो पीटीआई के हैं और उनके तादियों के हैं। क्योंकि बातचीत के बगैर हल होने का नहीं है, क्योंकि सब मज़ाहमत कर रहे हैं और नतीजे में जिस आम आदमी की हम और आप बात कर रहे हैं वो पिस रहा है और वो पिसता जा रहा है। उसके लिए तो रिलीफ नहीं मिल रहा ना। बेशक 2 साल 3 साल के बाद आप हम ये कह देंगे जी स्टेट बैंक की रिपोर्ट आ गई, महंगाई सिंगल डिजिट में आ गई, लेकिन मामला बहुत हमारे बिगड़े अब तो अल्लाह करे कि और नीचे प्रोसीजर एक्ट के तहत अब तो जो है कोई भी मामला जो अवामी नोयत का हो, उस हवाले से भी एक कमेटी है जो तयन करती है कि कौन सा बेंच बैठेगा और फिर वो केस उसके सामने आएगा। तो पीटीआई को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये लाइक माइंडेड जजेस आ जाएंगे तो फिर उस हिसाब से तनासुब एक तरफ हो जाएगा। नहीं, लेकिन वो तो 2 जज, अगर हम उसको आपके इस सवाल को इसी तरह ले लें कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर अगर फैसले कर रहे हैं तो काजी साहब तो 0 हो चुके हैं ना फैसलों में। तो वो अगर उनको बेंच ही नहीं देंगे, जैसे काजी साहब को कितने साल बेंच नहीं दिया गया, बहुत सारे और जजेस को मेन केसेस में आईनी कानूनी केसेस बिठाया ही नहीं जाता था, तो वो तो अब आने वाले दिनों में वो अक्सरियत तो दूसरी तरफ चली जाएगी। उसका कोई फायदा नहीं होगा कि आप 23 कर रहे हैं या 25 कर रहे हैं या 21 कर रहे हैं। इशू वही है कि आपकी नीयत क्या है, इरादा क्या है और सुप्रीम कोर्ट क्यों इस्तेमाल हो कभी भी किसी के हाथों में। सुप्रीम कोर्ट को किसी के हक में या किसी के खिलाफ में इसलिए फैसला नहीं करना चाहिए कि ये अच्छा है और ये बुरा है। जो कानून और आइन कहता है फैसले उस तरह के आने चाहिए। ये बहुत बड़ी हमारे यहाँ बात चल पड़ी है कि ये जो 7 जजेस मांगे जा रहे हैं जुडिशल मार्शल उनके वालिद साहब अली जाफर साहब और उनके वालिद साहब खुद इस गेम का मुस्तकिल हिस्सा हैं। अयूब खान के दौर में एसएम जफर साहब ने ही ये बुनियाद डाली थी। उनको पता है ये चैम्बर की जो सियासत होती है कि हमारे चैम्बर्स के लोग जजों में जज बन जाएं, तो ये बड़ी कहानी होती है। फिर चैम्बर का लिफाफा बिकता है, यानी वकालतनामा जो होता है वो फिर कहते हैं यार इन्हें के जज बैठे हैं, इन्हीं से करा लो, अपना वकील इधर से। यानी फिर मुल्क का तो नहीं सोचा जा रहा। नहीं, कहीं पे भी नहीं है ये सवाल। ये मेरा और आपका सवाल है, जिनके पल्ले कुछ नहीं है। ये जो बड़े लोग होते हैं, जो यहाँ पे एलीट क्लास है हमारी, ये अपने मफादात के तहत, आप शुगर को देख लें, चीनी एक्सपोर्ट करनी है, मुख्तलिफ पार्टियों के लोग मालिक हैं और हर दौर में एक्सपोर्ट हो जाती है। कोई रुकती है? नहीं रुकती। मतलब ये जहाँ कार्टेल बनते हैं, ये सीमेंट इंडस्ट्री को देख लें, यहाँ पे जब मालिकान चाहते हैं एकदम प्रोडक्शन कम करके रेट बढ़ा देते हैं, चाहे टैक्स जितने मर्जी। राणा साहब, अब एक और सूरत हाल भी है बानी पीटीआई के दीगर जो हुकूमती इत्तेहाद में जो जमातें मौजूद है उनसे मुज़ाकरात के हवाले से, तो एक बार फिर से जो मौक़िफ़ है उसमें थोड़ी तब्दीली आई है और अब ये वाज़ेह किया गया है जी कि सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से ही मुज़ाकरात हो सकते हैं, जो हुकूमत को पावर में लेके आए उन लोगों से मुज़ाकरात होंगे। नहीं, उनकी खान साहब की बातों में ना कोई इस मामले में फर्क नहीं है। एक ही सांस में वो 2 बातें करने की
शुरू से कर रहे हैं। उन्होंने साथ ही कहा है कि जो बातचीत करनी है तो वो महमूद खान अचकज़ई करेंगे, और अगर कोई डील ऑफर होगी तो वो आके मुझे बताएंगे कि उन्हें क्या ऑफर किया गया, फिर हम देखेंगे। यानी पॉलिटिकल पार्टी का रास्ता खोल दिया, साथ ही ऊपर तलवार लटका दी कि बात तो उनसे करनी है जिनके पास इख्तियार है। तो अभी तक तो इख्तियार वाले आपके साथ बात नहीं कर रहे, रास्ता आप उधर से ढूंढ रहे हैं, नाम अपना नहीं ले रहे, क्योंकि आप कह रहे हैं कि नहीं अगर मैं नून और पीपल्स पार्टी के साथ बैठूंगा तो मैं इनको लेजिटिमाइज करूंगा, मैं इनकी हकीकत को तस्लीम करूंगा कि ये हुकूमत में आ गए हैं। अब आप तस्लीम करें ना करें, वो तो हुकूमत में है, आप गिरा सकते हैं तो गिरा ले। बांग्लादेश का इनकलाब आप लाना चाहते हैं तो राना साहब, जो महमूद खान अचकज़ई साहब की क़यादत में एक ग्रुप तश्कील दिया गया था, आपको क्या लगता है वहां पर कोई बात बन सकती है आगे? देखिए, बातचीत के बगैर कभी कोई रास्ता नहीं बनता। महमूद खान अचकज़ई के पास जितना भी इख्तियार हो, उनकी अभी उन्होंने फिर दोबारा भी कहा कि हम इस्टेब्लिशमेंट से भी बात करेंगे, लेकिन हम रूल ऑफ लॉ के तहत बात करेंगे, आइन के तहत बात करेंगे। भाई जब आप बैठ गए तो आप रूल ऑफ लॉ में इस्टेब्लिशमेंट से बात हो सकती है, आइन से बात हो सकती है? नहीं हो सकती। आइन में कहाँ लिखा है कि इस्टेब्लिशमेंट ये सियासी इकदाम करें? बिल्कुल ऐसे नहीं ना लिखा हुआ। तो इस बात को जब आप तस्लीम कर लेंगे कि हाँ हकीकत हम मान रहे हैं कि वो है जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 7 मई को कही कि आप सिर्फ दिल से माफी मांगिए, 9 मई का जुर्म तो साहब एक तरफ और जाके मुलाकात सियासी जमातों से, एक तो नवाज शरीफ साहब उनका तो मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई, सब मिल बैठकर मामलात को हल करें। दूसरी तरफ एहसन इकबाल साहब कहते हैं माफ़ी मांगे तो मामलात हल हो जाएंगे पीटीआई के बारे में, पानी पीटीआई इमरान खान के हवाले से। और तीसरी तरफ अगर हम बात करें ख्वाजा आसिफ की, वो कहते हैं कि ये इनके साथ पीटीआई के साथ हमारे मामलात हल नहीं हो सकते। तो ये नून लीग के अंदर भी क्या कोई आपस में खिचड़ी पक रही है? देखें, जब आप सवाल चलें, आप नहीं, मैं कहता हम लोग जो सवाल बनाते हैं, जब हम पीटीआई का सुनते हैं तो बानी को इख्तियार दे देते हैं सारे के सारे के वही फैसले करते हैं। जबकि कल ही सेनेट में अली जफर ने 2 वोटों की बात की कि 2 हम जज बढ़ा देंगे, आप कर लें, और कौमी असम्बली में उन्होंने पार्लिमानी पार्टी से कहा कि कोई वोट नहीं करेगा। तो क्या यहाँ भी इख्तलाफ है? ये राय होती है लोगों की। नवाज शरीफ अगर कह रहे हैं, लेकिन नवाज शरीफ ने कहा है कि आम आदमी की रिलीफ के लिए तमाम हुकूमतों से, तमाम जमातों से बैठे। क्या शहबाज शरीफ ने असम्बली में जाके पीटीआई से हाथ मिला के बात करके नहीं कही, अचकज़ई से नहीं कही कि जनाब आप बैठ जाएं? क्या फ़र्क है इस बातचीत में? लेकिन 2 लोगों ने ओपनली आके कहा कि 9 मई को मत भूलें। असल में ये होता है कि कुछ लो और दो की बुनियाद पे ही आपके साथ मामला तय होना है, चाहे वो हुकूमत है, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट है, और चाहे वो पीटीआई है। सब एक दूसरे को हमारे सामने यानी अवाम के सामने हीरो और पवित्र साबित करना चाहते हैं, और अंदरूने खाना। तो राना साहब, अगर ये मुज़ाकरात होते भी हैं तो इसमें पीटीआई के पास या हुकूमती सेटअप के पास क्या है एक दूसरे को देने के लिए? लेवरेज तो है नहीं किसी बात। नहीं, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी तो है ना हर एक के पास रास्ते में कि आपको इलेक्शन कैसे चाहिए, कब चाहिए। नेक्स्ट पीटीआई के लिए ये होगा ना, वो जो कहते हैं ना कि हमारा मैंडेट वापस करो, उसका भी एक तरीक़ेकार है ना। या तो आप इलेक्शन में कहते हैं कि अगर अभी मुज़ाकरात के लिए बैठ गए, वो तो यही है कि एक तरीके से 8 फरवरी के इंतखाबात को तस्लीम कर लें, फिर तो आप हुकूमत को मान रहे हैं ना। अगर आप साथ बैठ रहे हैं तो बुनियादी तो इख्तलाफ ही है। आप हुकूमत को माने ना माने, आप हुकूमती इकदाम के तहत पैसे भी ले रहे हैं, तनख्वाहें भी ले रहे हैं। आप उनके स्पीकर और चेयरमैन सेनेट के सामने भी सर कहते हैं, ये लफ्ज कहने की बात होती है कि पार्लियामेंट, ये अपोजिशन का राइट है कि वो कहे कि हम आपको तस्लीम नहीं करते, इससे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आप हुकूमत से ही बात कर रहे होते हैं ना, चाहे वो आप कहें कि जी हम पब्लिक जो एडवाइजरी कमेटी है, हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि अचकज़ई साहब को इमरान खान ने इसलिए आगे किया है कि कल को वो आके अवाम को ये नारे मारते हुए दिखाई देंगे कि मैं तो आगे नहीं आया था, मैं तो झुका नहीं था, मैंने तो इनसे हाथ नहीं मिलाया था, वो तो थर्ड पर्सन था। तो आप समझते हैं कि ऐसा हो सकता है? और दूसरा जो जलसा है 8 सितंबर का होता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि राना सनाउल्लाह कहते हैं कि नहीं होगा। मैं सवाल पे पहले आऊंगा, क्या जरदारी और नवाज शरीफ ने वरना फजलुर रहमान को आगे नहीं गया था पीडीएम में? तो सियासी स्ट्रेटेजी इसी बात का नाम होती है। सही है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम नहीं कर रहे हैं इस पाकिस्तान में। हम नई गलतियां करने के लिए तैयार ही नहीं है, हम पुरानी गलतियां और उस दायरे के सफर में रहते हैं। और 8 सितंबर के जलसे पे सच्ची बात है 4 दफा ये जलसा मनसूख कर चुके हैं, मुलतवी कर चुके हैं। अभी हमें देखना है, आज 2 सितंबर हो गई है, कि कितनी तैयारी इनकी नजर आएगी, गवर्नमेंट की आएगी। कोई सोच सकता था 22 अगस्त का जलसा 22 की सुबह को के बानी मनसूख कर देंगे? अलीमा खान ने फिर कहा ना कि फिर सब आकर इमरान खान के पास ही आते हैं जलसा मनसूख करवाने के लिए। बड़ा हीरो को बनाया उन्होंने इमरान खान को। हाँ, तो बनाया। तो उसके बाद वो जो हीरोइज्म थी 24 घंटे के बाद टूट गई कि ये तो इनके अपनी पार्टी के लोग थे। दोनों तरफ के बयानिए साथ साथ होते हैं ना कि जी इनसे लोग इकट्ठे नहीं हो रहे थे, इनकी क़यादत कंप्रोमाइज है, प्रेशर में थी। उमर अयूब के साथ स्पेस में क्या हो रहा है?
लोग क्या सवाल कर रहे हैं कि अगर सही। तुमने कोई सौदेबाजी की तो तुम्हारे घरों के बाहर बैठेंगे। लोगों को ट्रस्ट नहीं आ इनके अपने ऊपर ठीक है जी। बहुत कि शुक्रिया आपका आपने किस आमिर तरह- इलियास राना साहब, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया और जो इसमें पॉलिटिकल सिचुएशन है उस हवाले से अपना तज्जिया पेश किया। अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं जी और खबर शामिल करते हैं गुजरावाला से, जहां खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस ने पिंक व्हील्स के नाम से एक नए मंसूबे का आगाज़ किया है। गुजरावाला पुलिस और चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के ताउन से शुरू होने वाले इस मंसूबे के तहत ज़रूरतमंद खवातीन की मदद के लिए खवातीन पुलिस एहलकारों पर मुश्तमिल एक रिस्पॉन्स यूनिट का क़याम अमल में लाया गया है, जो किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए 10 मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल Very करेंगी good. और खुसूसी पिंक व्हील्स की टीमें खवातीन के खिलाफ घरेलू तशद्दुद, इस्मत दरी के वाक़यात, तेज़ाब के हमलों से मुतल्लिका कॉल्स का जवाब देंगी और फिर फौरी कार्रवाई भी अमल में लाएंगी। बिल्कुल, इस मंसूबे से मुतालिक मजीद जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं CCPO गुजरावाला राना अयाज सलीम साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का राना साहब। सबसे पहले ये बताइएगा पिंक व्हील्स मंसूबा है क्या और ये कम्युनिटी में खवातीन को कैसे फ़ायदा पहुंचाएगा, किस तरह से ये हेल्प कर सकता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड बता दूं। जी हमारी पंजाब पुलिस की एक वुमेन सेफ्टी ऐप है। जी वुमेन सेफ्टी ऐप पे अगर आप कॉल करें या 15 पे कॉल करें तो कुछ ऐसे मामला हैं खवातीन से रिलेटेड, जैसे घरेलू तशद्दुद है, तेजाब अगर उन पे कोई फेंकता है, तो रेप या अटेम्प्ट ऑफ रेप की कोई कॉल है या किसी किस्म की ऐसी कॉल जिसमें कोई वायलेंस हुआ हो खवातीन के साथ, तो उसमें फौरी तौर पे प्रायोरिटी पे रिस्पॉन्स किया जाता है थाने की तरफ से। लेकिन एक जरूरत महसूस की गई कि जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर है किसी भी खवातीन के मामलात में, जिसके साथ कोई भी खातून अगर वो विक्टिम है और वो कंफर्टेबल फील करेगी, तो वो एक ऐसी फोर्स होनी चाहिए, एक ऐसा यूनिट होना चाहिए जो सिर्फ खवातीन पे मुश्तमिल। सही। तो उसके लिए एक पायलट प्रोजेक्ट है ये, और हमने सिर्फ गुजरावाला के अर्बन एरियाज के लिए फिलहाल इसको शुरू किया है, ताकि इसकी जो यूटिलिटी है उसको देखते हुए इसको एक्सपेंड किया जाएगा जी। इसको। जो अभी फिलहाल हमने चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो गुजरावाला है उनके तावन के साथ हमने स्कूटर्स लिए हैं पिंक कलर के, थैंक्स टू। और इसका नाम हमने पिंक व्हील्स रखा है। इसको 4 हिस्सों में गुजरावाला के अर्बन एरिया को तकसीम किया गया है, और उससे उस ज्यूरिस्डिक्शन में उनके एरिया में जो भी कॉल आती है, जो मैंने आपको बताई है, जो हेड्स बताए हैं, तो वहाँ पे फौरी तौर पे ये खवातीन। और राना साहब खवातीन ही पहुंचती हैं उनकी हेल्प के लिए? जी बिल्कुल, खवातीन जाती हैं, और ये बड़ा स्ट्रक्चर्ड है। ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हमारे कुछ कवानीन ऐसे हैं जिसमें ये जरूरी है कि जब खातून विक्टिम हो और वहाँ पे रिस्पांस टीम पहुंचे, तो उसको किस किस चीज की जरूरत होती है। अगर उसे फर्स्ट एड की जरूरत है तो इस रिस्पांस टीम के पास है। अगर वहाँ पे कोई क्राइम हुआ है और वहाँ पे हमने फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम को बुलवाना है, तो ये टीम बुलवाएगी। अगर वहाँ पे फौरी तौर पे मजीद फोर्स चाहिए तो वो टीम बुलवाएगी। एक और कानून है हमारा, एंटी रेप एक्ट, उसमें ये प्रोवाइडेड है कि कोई खातून विक्टिम जो रेप की विक्टिम होगी तो वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट, फीमेल साइकोलॉजिस्ट कराना चाहिए। ठीक है राना साहब, ये बता दीजिएगा कि कितनी इब्तदाई तौर पर पुलिस अफसरान पर मुश्तमिल ये स्क्वाड है जो पिंक व्हील्स जिसे कहा गया है। दूसरा ये भी बताइएगा कि गुजरावाला में जराइम की जो नौयत है, आपको क्या लगता है कि उस हवाले से ये इनफ है? देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि ये पायलट प्रोजेक्ट है। सही। गुजरावाला का जो अर्बन एरिया है दैट कंसिस्ट ऑफ अराउंड 13 पुलिस स्टेशन। इसको हमने 10 जो पिंक स्कूटर्स हैं 4 हिस्सों में तकसीम किया है, और फिलहाल जो हमारी कॉल्स हैं, जो मैंने आपको हेड बताए हैं जी, उनके लिए ये काफी है। सही। अच्छा, हमें ये बताइएगा राना साहब कि खवातीन किस तरह से मदद ले सकती हैं ये पिंक स्कूटर्स वाली खवातीन से? कोई मखसूस तरीका है, कोई हेल्पलाइन है, कोई ऐप है क्या? ये बिल्कुल वुमेन सेफ्टी ऐप है कि पंजाब पुलिस की, उसको डाउनलोड करें खवातीन। सही। वुमेन सेफ्टी ऐप ये प्ले स्टोर पे और आईफोन जिनके पास है ये डाउनलोड कर सकते हैं एप्पल स्टोर पे। और दूसरे नंबर पे अगर वो 15 पे कॉल करेंगी और नौयत वो होगी, जैसे रेप का मैंने कहा है, अटेम्प्ट टू रेप है, हरासमेंट है, डोमेस्टिक वायलेंस है, एसिड थ्रोइंग है, अगर वो होगी तो फौरी तौर पे पिंक व्हील्स वहां पे पहुंचे।
वेरी नाइस। राणा साहब, जो पिंक व्हील्स पर मुश्तमिल पुलिस अफसरान का स्क्वाड है, ये नई भर्ती है या ऑलरेडी पुलिस स्क्वाड में ये पहले से मौजूद खवातीन थी जिनका एक अलग से एक स्क्वाड बनाया गया? जी, ये ऑलरेडी हमारी जो खवातीन ऑफिशियल्स हैं, हमने इनको तकरीबन 2 माह ट्रेन किया है। सही। और इस हवाले से हमने एक सॉफ्टवेयर, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर चेकलिस्ट का भी बनाया है, और हमारे पास बॉडी कैम भी हर टीम के पास होता है। दे आर फुली इक्विप्ड। और ये जो पिंक स्कूटर की टीम है, ये पूरे गुजरावाला को कवर करती है, कुछ एरियाज को भी फिलहाल कवर करेगी? सॉरी, ये जो टीम आपने बनाई है ऐप की मदद से, जब लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे तो क्या पूरा गुजरावाला कवर करेंगे या गुजरावाला के कुछ इलाके मुख्तलिफ? जी, अर्बन एरिया देखें, डिस्ट्रिक्ट गुजरावाला में हमारा रूरल तहसीलें भी हैं। हमने फिलहाल इसको सिर्फ जो गुजरावाला शहर है उस एरिया को कवर करवाया है। दिस इज ए पायलट प्रोजेक्ट। ठीक है। राणा साहब, जाते जाते बस ये बता दीजिएगा कि 15 कॉल पर रिस्पांस टाइम क्या होगा और ऐप पर रिस्पांस टाइम क्या होगा? दोनों पे एक जैसा रिस्पांस टाइम है, डिपेंडिंग अपॉन द एरिया। ये 5 से 7 मिनट के अंदर जो है वो हमारी टीम। वेरी नाइस राणा साहब, बहुत शुक्रिया। ज़बरदस्त इकदाम है ये और मजीद इसको बढ़ना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया। तो मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान में ये पिंक स्कूटर सर्विस आनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अभी तो एक ये पायलट प्रोजेक्ट है, देखते हैं कि जी इसकी अफादियत कितनी होती है। एंड आई एम श्योर खवातीन एक को मजे काफी की हेल्प चीज़ मुझे ये लगी कि खवातीन ही जाएंगी स्कूटर चलाकर, और ये इस चीज़ को भी सामने लाती है, पूरी दुनिया को ही दिखाती है कि खवातीन कितनी महफूज है पाकिस्तान में। इट्स अ गुड जेस्चर। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक जी। अब मौसम की बात कर रहे हैं। मौसम की सूरत हाल के हवाले से आगाज़ में आपको बताया था, लेकिन अब डिटेल में बात करेंगे। लाहौर में रात गए मूसलाधार बारिश हुई, सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। बहुत ठंडी हवाएं चल रही हैं लाहौर में। अभी भी लक्ष्मी चौक, डेविस रोड, पानी वाला तालाब और दीगर इलाके डूबे रहे। सबसे ज़्यादा बरकत मार्केट और निश्तर टाउन में बारिश हुई। 152 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। ननकाना साहब, डस्का, अटक, हाफिजाबाद, जहलम, बहावल नगर, बरी, कोटली सतिया में भी बादल बरस पड़े। उधर बलूचिस्तान के इलाकों में अगर हम जिक्र करें तो उनमें कलात, ज़यारत, कोयटा, खुजदार, लसबेला में भी बादल बरसे। जाफराबाद समेत नसीराबाद डिवीजन में हालिया बारिशों और सैलाबी रेलों ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। मानसून बारिशों और सैलाबी रेलों में सूबे भर में 31 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं। इसके नतीजे में बारिशों और सैलाबी रेलों से होने वाले नुकसानात से मुतालिक जानने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। बलोचिस्तान से तफसीलात बताएंगे जी, निज़ाम जतोई हमारे साथ मौजूद हैं। निज़ाम जतोई, बताइएगा बलोचिस्तान में क्या सूरत हाल है? हालिया मानसून बारिशों और सैलाबी रेलों से जाफराबाद समेत नसीराबाद डिवीज़न के अजला जिनमें सोबतपुर, उस्ता मोहम्मद, नसीराबाद, जलमक्सी और कच्ची बोलान शामिल हैं, यहाँ पर बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है। इन अजला में सैकड़ों जो हैं वो देहात मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब आ चुके हैं। डेरा लायार शहर का जो मुख्तलिफ इलाके हैं जिनमें अलाहाबाद कॉलोनी, मुराद कॉलोनी, चीज़लाबाद, मदीना टाउन समेत दीगर जो इलाके हैं वो मुकम्मल तौर पर डूब चुके हैं। वहाँ पर घरों में कहीं 3 से कहीं 4 फुट तक पानी जमा होने से लोगों का घरेलू सामान जो है वो ख़राब हो चुका है। माल मवेशी भी सैलाब की पानी के नज़र हो चुके हैं। इसी तरह अगर हम दीगर इलाकों के हवाले से बात करें तो नसीराबाद की तहसील छतर, मंजूशोरी समेत दीगर जो इलाके हैं वो भी सैलाबी रेलों से शदीद मुतासिर हुए हैं। जलमक्सी का जो इलाका है उसका हेडक्वार्टर शहर गंदावा, काजी इस्माइल, कोटड़ा, खारी, पतरी समेत दीगर जो इलाके हैं वो भी मुकम्मल तौर पर सैलाबी पानी की नज़र हो चुके हैं। वहाँ पर भी राब्ता जो सड़कें हैं वो बह जाने से लोग अपने इलाकों में और देहातों में महसूर होकर रह गए हैं। जाफराबाद में सैलाबी रेलों के बायस 3 जो है वो हेल्थ मराकज़ को भी शदीद नुकसान पहुंचा है, जबकि तालीमी इदारे, सरकारी दफातर भी हैं वो भी ज़ेर आब आने से सरकारी और तदरीसी अमल जो है वो ठप होकर रह गए हैं। इस वक्त भी जाफराबाद समेत नसीराबाद डिवीज़न के दीगर अजला में सैलाबी पानी मौजूद होने की बहुत शुक्रिया आपका निज़ाम जतोई। आपने बलूचिस्तान में मौसम की जो तबाहकारियाँ इस वक्त जारी हैं बिलखुसूस बारिश से जाफराबाद और दीगर इलाकों में उससे मुतल्लिक तफसीलात बताएं जी। तो सिंध की बात करें, महकमा मौसमियात ने आज से कराची में शदीद बारिशों की पेशगोई की है। बालाई और जनूबी इलाकों में 4 सितंबर बताया गया जी कि बारिशें मुतवक्के हैं और मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल हबीब खान से जानते हैं वहाँ पर। बिल्कुल हबीब, बताइएगा इस वक्त कराची में क्या सूरत हाल है? क्या मौसम खुशगवार है या फिर अभी भी गर्मी है? बिल्कुल, देखें शहरबानो, कराची के मौसम में तो बेहतरी है और समंदरी हवाएं दोबारा बहाल हुई हैं, जिसके बाद जो कराची का मौसम है
ना सिर्फ उसके मौसम में बेहतरी आई है बल्कि दर्जा हरारत में खासी बेहतरी देखने को मिल रही है। आज दिन के वक्त में भी ज़्यादा से ज़्यादा जो पेशगोई की है महकमा मौसमियात ने वो सिर्फ 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो जाने के इम्कानात ज़ाहिर किए गए हैं, जबकि कम से कम दर्जा हरारत की बात करें तो 26.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो आज कराची में रिकॉर्ड किया गया, जो कि अमूमी तौर पर हम सितंबर के महीने में जो है वो कराची में इस किस्म का मौसम देखते नहीं हैं। तो मौसम बेहतर है, मानसून बारिशें आज से फिर जो है वो कराची के अतराफ़ में जो है वो सिंध में बारिशें बरसाने के लिए तैयार हैं। कराची में मानसून बारिशें फ़िलहाल नहीं है, लेकिन कल 4 सितंबर से जो है वो गरज चमक के साथ तेज़ बारिश की जो है वो पेशगोई है महकमा मौसमियात की जानिब से कराची शहर में भी। लेकिन अगर सिंध की बात करें तो सिंध अच्छी बात है, मगर ये बताएं कि बलूचिस्तान के हालात हम देख रहे हैं बड़े ख़राब हैं, तो कराची में तो वैसे भी नालों की सफाई और इस तरह के बहुत सारे मामलात हैं। क्या कोई इंतज़ामिया की जानिब से कोई इक़दाम किए गए हैं अगर ज़्यादा बारिश हो गई तो नुकसानात के हवाले से? बिल्कुल देखें, जो गुज़िश्ता हफ्ते में जो कराची शहर में बारिश हुई हैं, बारिशें इतनी शिद्दत की नहीं थी, मगर उसमें एक जो हमने ख़ास जो चीज़ देखने को मिली उसमें सड़कों पर जो पानी जमा हुआ वो इतना ज़्यादा नहीं था, मगर जो सड़कों की सूरत हाल है जगह जगह शहर में जो है वो गड्ढे पड़ चुके हैं। मरकज़ी शाहराहों पर अगर बात करें तो FTC के करीब जो मरकज़ी शाहरा है, कोरंगी आने वाली जो शाहरा फैसल से उसको लिंक करती है, उस शाहरा की इस वक्त अबतर सूरत हाल है। इसके अलावा शहर में दीगर शाहराहों की भी इसी किस्म की सूरत हाल है। MA जिन्ना रोड पर कई मकामात पर जो है वो बड़े बड़े गड्ढे इस वक्त पड़ चुके हैं। तो वो जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल में निमटने के लिए कोई फ़िलहाल इक़दाम नहीं दिखाई देते हैं। अगर शहर में बारिश हो जाती है तो वो जो गड्ढे पहले से शाहराहों पर मौजूद हैं, सड़कों पर मौजूद हैं, तो वो मज़ीद अबतर सूरत हाल शहरियों के लिए जो है उसका सामना करना पड़ सकता है। तो कराची वालों के लिए जो सड़कों की अबतर सूरत हाल है, बारिश में वो ज़हमत बन जाती है। ये जो मुश्किलात और ये जो चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, इनके लिए कोई फ़िलहाल इक़दाम भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। नालों की सफाई भरपूर जो है वो कर ली गई थी। नालों में हमने देखा सिंध के हवाले से भी बता दीजिएगा ज़रा वन लाइनर। बारिशों के बाद बिल्कुल देखें, सिंध में अगर बात करें तो बारिशें तो बहुत भरपूर देखने को मिली, लेकिन बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल का इस वक्त सामना है। दादू, इसके अलावा अगर जामशोरो, सेहवन, काछो, इसके अलावा अगर भट्टा वदीन और सजावल वाली साइड की भी बात करें तो यहाँ ना सिर्फ शहरियों को जो देही इलाके हैं ख़ास तौर पर उधर बात करें तो फसलों को बहुत जो है वो नुकसान पहुँचा है। सूबाई हुकूमत की जानिब से भी कल इसके आदाद शुमार जारी किए गए। तकरीबन बड़े पैमाने पर जो है वो प्याज, टमाटर और चावल की फसलों को नुकसान पहुँचा है। और इसके बहुत शुक्रिया आपका हबीब खान, आपने तफसीलात से आगाह किया। कराची और सिंध में जो सूरत हाल है उससे मुतल्लिक बता रहे थे जी। और नुकसान तो हुआ है, अभी मज़ीद बारिशें भी मुतवक्के हैं। तो अरबाब इख्तियार से जो है ये गुजारिश है कि वो बर वक्त जो है इक़दाम करें, और लोगों से भी ये इल्तिजा है कि जी एहतियाती तदाबीर जो है वो अपनाएं ऐसी सूरत हाल में। अभी ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक नाजरीन। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गज़ा के हवाले से। तो आपको ये बताते चलें कि जी पिछले 11 माह की जो सूरत हाल है उसमें इसराइली दरिंदगी ताहाल जारी है। इसराइली हमलों में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की जा रही है। गज़ा जंग से मुतल्लिक दिल दहला देने वाली तफसीलात सामने आ रही हैं। गज़ा की वजारत ख़जाना की हौलनाक रिपोर्ट में बताया गया है कि 7 अक्टूबर से अब तक इसराइली फ़ौज की जानिब से 82,000 टन धमाका खेज़ मवाद गज़ा की पट्टी पर गिराया जा चुका है, जिसमें 50,691 फ़लस्तीनी शहीद और लापता हो चुके हैं। जिनमें शहीद बच्चों की तादाद अगर आपको बताएं तो 16,673 है, जबकि 115 शीरखार बच्चे इसमें शामिल हैं। अब तक 36 बच्चे क़हत के नतीजे में शहीद हो चुके हैं, जबकि ख़वातीन शहदा की तादाद 11,269 है। तिब्बी अमले के 885 कारकुन शहीद हो चुके हैं। इसराइली हमलों में अब तक 94,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके हैं। 12,000 ज़ख्मी इलाज के लिए बैरून मुल्क सफ़र से महरूम हैं। 10,000 कैंसर के मरीज़ मौत के इंतज़ार में। 60,000 हामला ख़वातीन सेहत की देखभाल की कमी की वजह से ख़तरे में, जबकि 122 स्कूल और यूनिवर्सिटियाँ मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गई हैं। 110 साइंसदानों, प्रोफेसर्स और मुहक्किकीन को शहीद कर दिया गया है। इसराइली बमबारी में 1.5 लाख हाउसिंग यूनिट मुकम्मल तौर पर तबाह, जबकि 80,000 मकानात नाकाबिले रिहाइश हैं। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी और कत्लेआम के बाद क्या इसराइल को कोई कानून के कटहरे में लाएगा, और क्या कोई इसराइल से नाहक खून का हिसाब ले पाएगा? इस पर बात करते हैं। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है आलमी अमूर के माहिर हैं सैयद मोहम्मद अली साहब। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब आपका। गज़ा में इसराइली दरिंदगी और दहशतगर्दी 11 माह से जारी है। 50,000 से ज़्यादा हम देख रहे हैं फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। सेक्रेटरी जनरल OIC कहते हैं कि इसराइल को गज़ा की सूरत हाल पर जवाबदेह होना चाहिए। तो आपको लगता है कि कोई इनसे जवाब ले सकेगा? बहुत शुक्रिया जी। यकीनी तौर पे आज हम 21वीं सदी की सबसे बड़ी और खुले बंदों नस्ल कुशी की मुहिम देख रहे हैं पिछले तकरीबन 10-11 माह से। और आपने बिल्कुल सही कहा कि एक जानिब जो है जुल्म बरबदियत जो है अपनी इंतहा को पहुंच चुकी है, दूसरी जानिब जो है
मैं समझता हूँ जो सब्र और इस्तकामत है हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों का, वो भी मेरे ख्याल में मज़ीद नहीं लगता है। लेकिन क्या इस जंग के रुकने के इम्कानात हैं? तो इसमें देखिए 2-3 बातें हैं। एक तो ये कि पिछले 2-3 दिन में आपने देखा कि बहुत बड़े लाखों की तादाद में इसराइल में भी नेतन्याहू साहब के खिलाफ मुज़ाहरे हो रहे हैं और जो कि उन पे ज़ोर डाल रहे हैं कि जनाब आप जो है उनके जो कैदी हैं उनको आज़ाद करवाएँ और उनकी डील करें और जंग को ख़त्म करें। दूसरी जानिब बरतानिया में कल एक बिल पास हुआ है उनकी पार्लियामेंट में कि वो ऐसे हथियार जो कि नस्लकुशी में इस्तेमाल हो सकते हैं, आलमी क़वानीन के ख़िलाफ़ उसकी इसराइल तक उनकी फ़राहमी पर पाबंदी लगा रहे हैं। तीसरी बात ये है कि हम तकरीबन 2 माह रह गए हैं बमुश्किल अमरीकी इलेक्शंस में। तो जी। अमेरिका के इलेक्शंस में भी ये दोनों जो मुतारिब पार्टीज़ हैं उनकी ये कोशिश है कि थोड़ा-सा नॉन क्रिश्चियन, नॉन वाइट जो अरबों का, मुसलमानों का वोट है और हमदर्दी हासिल की जाए, इसलिए वो भी किसी हद तक तशवीश का इज़हार कर रहे हैं और ज़ोर दे रहे हैं इंक्लूडिंग सदर बाइडेन कि वो जंग का खात्मा किया जाए। लेकिन इसके बावजूद 2 चीज़ें आपको नज़र नहीं आ रही, जिस तरह आपने कहा। एक तो ये कि क्या आलमी बरादरी ख़ुसूसन मगरबी ताकतें माशी और फ़ौजी साज़ो-सामान की फ़राहमी पर अगर पाबंदी लगा दें इसराइल के, तो तभी ये जंग के रुकने के इम्कानात हैं। दूसरी जानिब जो मुसलमान ममालिक हैं कई वो भी मुज़ाकरात की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें मिस्र शामिल है, ओमान शामिल है, कतर शामिल है, सऊदी अरब शामिल है, मुत्तहिदा अरब इमारात शामिल है। इन ममालिक में मुज़ाकरात की कोशिश जारी है। लेकिन चूँकि इसराइल मुज़ाकरात के एक सिलसिले के साथ ही साथ इसी दौरान नस्लकुशी भी जारी रखे हुए है, जी। तकरीबन जी। 80 से 90 लोगों को रोज़ाना शहीद भी कर रहा है, बस्तियों को वेस्ट बैंक में भी अब तबाह कर रहा है। तो जी। इस वजह से जो मुसलमान ममालिक की जो है उनका एतमाद और हमास का एतमाद वो लेने में कामयाब नहीं हुआ है, जो कि जंगबंदी के लिए ज़रूरी है। सईद मोहम्मद अली साहब, आपको लगता है कि ये मामला ख़त्म टल सकता है, ये सूरत हाल कहीं जाके रुकेगी? जैसे अभी आपने वेस्ट बैंक का जिक्र किया, अब तो जो इंडिपेंडेंट यूएन एक्सपर्ट हैं उन्होंने जो सर्वे किया है, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में यही खदशा जाहिर किया है कि जो जेनोसाइडल अप्रोच है इसराइल की, वो अब गजा से दीगर इलाकों में भी फैल सकती है, जैसे वेस्ट बैंक। जी, बिल्कुल और यूँ लग रहा है कि जो नेतन्याहू साहब हैं, वो बढ़ते हुए दाखिली और आलमी प्रेशर के बावजूद इस जंग को एक बहाना बना रहे हैं, ताकि वो ना सिर्फ़ फ़लस्तीनियों की अब जो आबादियाँ हैं, उनको ख़त्म करें, उनको बेघर करें, बल्कि उनके ऊपर कब्ज़ा करके नई यहूदियाँ बस्ती बसाएँ और इसको फिर वो अगले इलेक्शन में अपनी कामयाबी के तौर पे जो कट्टर इंतहा पसंद हिंदू हैं उनके सामने पेश करें। सैयद मोहम्मद अली साहब, अभी बरतानिया की जब आप बात कर रहे थे कि बरतानिया ने अभी कुछ वेपन्स देने से जो मना किया गया है, उस पर काफ़ी नाला है नेतन्याहू और उनकी जानिब से क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है बरतानिया को। तो क्या ये वक्ती तौर पर ही कोई टेम्परेरी अप्रोच है या बाद में ये जारी रहेगी ना लॉन्ग रन भी? देखें, एक अफ़सोसनाक हकीकत ये है कि जो मगरबी ताकतें हैं, उन्होंने 3 एतबार से इसराइल की मुकम्मल पुष्टपनाही पिछले 10-11 माह में की। पहली बात ये है कि देखें उनके खिलाफ जो सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद रूस या चीन ने लाई, उसकी भी मगरबी ताकतों ने फ्रांस, बरतानिया और अमेरिका ने जी। मुखालफत की, नंबर 1। इसका मतलब है कि वो जंग और ज़ुल्म-ओ-सितम को जारी रखना चाहते थे। दूसरी बात ये है कि अब वो अगर कोई दबाव डाल भी रहे हैं, कुछ बयानात और इल्ज़ामात लगा भी रहे हैं, तो उसका मकसद सिर्फ ये है कि जनाब अपने जो डोमेस्टिक सेंटिमेंट है और बढ़ते हुए आलमी दबाव है उसको किसी हद तक कम किया जाए। क्योंकि हकीकत में जो माशी और दिफाई पाबंदियां हैं जी। कि जनाब आप हथियारों की सप्लाई बंद कर दें। मैं आपको वाकया बताता चलूं, 1965 की जंग में जब पाकिस्तान भारत की जंग छिड़ी तो अमेरिका ने ये एक तारीखी हकीकत है कि दिफाई इमदाद फौरी तौर पे बंद कर दी और उनका ये ख्याल था कि दिफाई इमदाद बंद करके ही जंग को बंद किया जा सकता है। ऐसे तो ये तर्ज अमल आज आपको मगरबी ताकतों का एक वाज़े तौर पे इसराइल के हवाले से नजर नहीं आता। पिछले हफ्ते उन्होंने 18 अरब मजीद डॉलर के हथियारों का अमेरिका ने ऐलान किया है। बिल्कुल तो ऐसे ही है। हकीकत ये है कि वो मुकम्मल तौर पे उनकी पुष्पनाही कर रहे हैं और जो बयानात हैं उनका मकसद सिर्फ मुस्लिम और अरब दुनिया में अपने खिलाफ जो नफरत है उसको कम करना है।
मोहम्मद अली साहब, जैसे आपने कहा कि वेस्ट को तो हम देख रहे हैं, मगरबी ताकतों को हम देख रहे हैं कि वो तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इजराइल के साथ ही हैं, उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं, पिछले 11 मंथ से सपोर्ट उनकी सामने ही है। लेकिन हम अगर इस्लामी ममालिक की बात करें, हम देख रहे हैं कि अरब ममालिक जिस तरह से हमारे सामने खुलकर सामने आए हैं, बेहिसी की इंतहा कर दी गई है, अभी क्या होश के नाहुन लेने की ज़रूरत है उनको? बहुत अहम सवाल किया आपने। देखिए, मैं हकीकत आपके सामने रखूंगा। मुस्लिम दुनिया जो है उसके 3 ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप वो है, मैं नाम नहीं लूंगा, उन रियासतों का जिनके बाज़ाब्ता सिफारती ताल्लुकात हैं इसराइल के, उनके तिजारती रवासिम भी, ठीक है, उन्होंने रवासिम भी खत्म नहीं किए, उन्होंने ताल्लुकात भी खत्म नहीं किए, उन्होंने तिजारत भी बंद की। नंबर 2, दूसरा ग्रुप उन ममालिक का है जो कि इस जंग के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं और फिर देखेंगे कि आलमी ताकतें क्या पॉलिसी मुरतब करते हैं, उसके मुताबिक वो चलेंगे। और तीसरा ग्रुप वो चंद ममालिक का है जिसमें पाकिस्तान है, सऊदी अरब है, ईरान और चंद मलेशिया है, और ऐसे ममालिक हैं जो कि उसूली और नजरियाती मौक़िफ़ पे कायम है कि जनाब ये एक जालिम रियासत है, एक काबिज़ रियासत है, और इसको फ़लस्तीनियों की आज़ादी और खुदमुख्तार रियासत का हल जो है, उसका क़याम जो है 1967 के बॉर्डर्स के मुताबिक इस मसले फ़लस्तीन का वाहिद देरपा हल है अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक। ये उसूली मौक़िफ़ जो है पाकिस्तान, सऊदी अरब, ईरान और मलेशिया जैसे चंद ममालिक का है। लेकिन पूरे मुस्लिम ममालिक में अवामी सतह पे तो बहुत ज़्यादा हमदर्दी पाई जाती है, गम गुस्सा पाया जाता है, लेकिन जो बहुत सी रियासतें हैं जो कि मगरबी ताकतों को नाराज़ नहीं करना चाहती, वो खुल के इसराइल की मुखालफत भी नहीं कर रही और उनके साथ अपने ताल्लुकात को के ऊपर नजर-ए-सानी भी नहीं कर रही। ये एक हकीकत है जो हमें अवाम को बताना ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया आपका सैयद मोहम्मद अली साहब, आपने अपना ख़ुसूसी वक्त निकाला, सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया और गज़ा में जो सूरत हाल है उससे मुतल्लिक़ अपना तज़िया दिया। अभी शहर बानो ब्रेक लेते हैं, आप ब्रेक ले रहे हैं। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बच्चों के हवाले से। बच्चों में नींद के मसाइल एक आम सी बात है जिसके नताइज उनकी सेहत, उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर गहरे असरात डाल देती है। नींद की कमी बच्चों की जिस्मानी, ज़हनी और जज्बाती नशोनुमा में खलल डालती है, जिससे उनकी तालीमी कारकर्दगी और समाजी ताल्लुकात भी मुतासिर होते हैं। इन मामलात और इनके हल के बारे में जानने के लिए हमारे साथ हमारी गेस्ट मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि बच्चों को किस तरह से एक हेल्दी लाइफस्टाइल दे सकते हैं। बिल्कुल जी, चाइल्ड डेवलपमेंट एक्सपर्ट एंड रीहैब स्पेशलिस्ट डॉक्टर अफाफ मंजूर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहिबा, इससे पहले आपसे सवाल करें, एक अनाउंसमेंट कर देते हैं अपनी आवाम के लिए कि जी आप इस सेगमेंट के दौरान कॉल कर सकते हैं और अगर आपके बच्चों को नींद नहीं आती है, उन्हें किसी भी किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ता है, सोते में रात को उठ जाते हैं, डॉक्टर साहब आ गए, हल बताएंगे आप कॉल करके हमसे रब्ता कर सकते हैं जी। डॉक्टर साहिबा, तो बताइएगा किस तरह से एक हेल्दी नींद आ सकती है, एक हेल्दी स्लीप आ सकती है बच्चे को? जी अच्छा, इसमें हम अजीम पहले ये बात करते हैं कि हम आज इस टॉपिक पे बात क्यों कर रहे हैं, ये इतना अहम टॉपिक क्यों है। देखिए, जिस तरह से हम दिन में जो जागने का टाइम स्पेंड करते हैं और उसके लिए हम पूरी प्लानिंग करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि क्वालिटी डे गुजारें, इसी तरह से हमारा जो पैटर्न है अल्लाह ताला ने नेचुरली बनाया हुआ है, कुछ टाइम हमारा सोने का है, कुछ जागने का है, तो जो सोने का टाइम है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भी बहुत क्वालिटी वाला होना चाहिए और सिंस चाइल्डहुड होना चाहिए। जितने घंटे हम जागते हैं उससे ज़्यादा घंटे बच्चे ख़ास तौर पे उनकी स्लीप ज़्यादा होती है। यानी जो एक छोटा बच्चा है, 2 साल तक का बच्चा है, वो आमतौर पे 14 से 16 घंटे उसकी स्लीप टाइम, तो इसका मतलब है कि उसके स्लीप आवर्स बड़े क्वालिटी स्लीप आवर्स होने चाहिए। अब ये सारा मैकेनिज़्म क्यों है, ये स्लीप हमें क्या फ़ायदा देती है, इस सारे प्रोसेस में स्लीप के दौरान यानी सोने के दौरान में बहुत सारी ऐसी बॉडी चेंजेस आ रही होती हैं जो कि आपको रीजुवेनाइट कर रही होती हैं, रीस्टोर कर रही होती हैं। इवन आपने सुना होगा, जैसे बचपन में भी हमें पेरेंट्स कहते थे कि सो जाओगे तो जो याद किया हुआ है वो अच्छे से दिमाग में आ जाएगा। तो उसकी बायोलॉजिकल रीजनिंग्स भी हैं कि क्यों ऐसे वो कहते थे। तो वो सोने के दौरान हमारी तमाम डेवलपमेंट्स जो हैं वो हो रही होती हैं। ख़ास तौर पे बहुत सारे हार्मोन्स, जिसको आप सुनते भी रहते हैं, कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि सोने के दरमियान ब्रेन से रिलीज़ होते हैं या बॉडी के डिफरेंट पार्ट से रिलीज़ होते हैं और वो सारा मैकेनिज़्म डेवलप करते हैं। जैसे कि मेलाटोनिन रिलीज़ होता है, इसी तरह से कॉर्टिसोल रिलीज़ होता है जिसको आप स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं, लेप्टिन रिलीज़ होता है जो कि आपकी एपिटाइट को भी कंट्रोल करता है या बैलेंस करता है। इसका मतलब है कि छोटे हों या बड़े हों, उनके लिए नींद जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप क्वालिटी आवर नींद जो है वो लें, चाहे आपकी जितनी भी नींद है। अच्छा, इस पर भी एक सवाल आता है कि नींद कितनी होनी चाहिए और कितने घंटे जो है वो सोना चाहिए। तो ये भी मैं बता देती हूँ। वैसे तो हम ये कहते हैं कि जितनी भी नींद है आपकी वो क्वालिटी
स्लीप होनी चाहिए। लेकिन फॉर एग्जांपल हम एक एस्टिमेट के लिए जो छोटा बच्चा, जैसे मैंने बताया कि 2 से ढाई साल का बच्चा जो है उसकी नींद जो है वो 16 से 18 घंटे भी हो सकती है, 14 से 18 घंटे भी हो सकती है। इसी तरह से जो बच्चे 5 से 7 साल के हैं उनके लिए 14 घंटे की नींद, 12 से 14 घंटे की नींद। जो बच्चे 12 साल 12 साल तक की उम्र के हैं, स्कूल जाने की उम्र के हैं, उनकी नींद जो है वो 9 से 11 घंटे लास्ट में होनी चाहिए। और डॉक्टर साहबा जो एज ग्रुप के साथ आप जितना नींद का बता रही हैं टाइम, अगर किसी की इससे कम है तो ये नॉर्मेलिटी कंसीडर होगी? नहीं, देखिए एक रेंज है, एक एवरेज रेंज है, लेकिन अगर बच्चे इससे रोजाना मतलब डेली लेवल पे इससे कम सो रहे हैं तो इसका मतलब है कि कुछ प्रॉब्लम है। कुछ लोग जो है, जैसे आपने बड़े सुना होगा, कुछ लोग कहते हैं हम 4 घंटे सिर्फ सोते हैं। जी जी ठीक है, अब अगर वो 4 आवर्स की क्वालिटी स्लीप लेते हैं और उनके उसके लिए नॉर्मल वो फील करते हैं तो दैट इज़ ओके। लेकिन ऑन एवरेज हम बात कर रहे हैं कि एवरेज जो है, जैसे कि बड़े हमारी उम्र के जो एडल्ट्स हैं उनके लिए 7 से 9 घंटे की नींद जो है वो ऑन एवरेज रिकमेंडेड है कि उन्हें इतने घंटे सोना चाहिए। आप अब बच्चे से स्कूल जा रहे हैं तो सुबह उन्होंने 7 बजे उठना होता है, 8 बजे स्कूल लगता है, बिल्कुल। तो रात में कितने बजे सोना चाहिए उनको? देखिए, आप जितने बजे भी उठ रहे हैं या जितने बजे भी जाग रहे हैं, आप ये देख लीजिए कि आपका बच्चा 9 से 11 घंटे के दरमियान नींद पूरी कर रहा है, सो रहा है या नहीं सो रहा। अगर वो कम से कम 9 घंटे की नींद नहीं लेता, या जैसे मैंने कहा कि अगर 11 घंटे भी सो जाए तो बहुत अच्छी बात है, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपने अगर सुबह 6 बजे उठना है तो इसका मतलब है कि आपको रात कितने बजे सोना चाहिए। आपको एटलीस्ट 9 बजे सो जाना चाहिए। 9 to 10 आपको बेड के अंदर होना चाहिए बच्चों को, ठीक है। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे पैटर्न्स बहुत डिफरेंट है और उसकी वजह यही है कि जो आपका लाइफस्टाइल बन चुका है, जब बड़े घर में जागते रहते हैं, सुबह फिर कुछ खा भी नहीं सकते, वॉमिटिंग फील करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि सारे स्लीप के प्रोसेस के दौरान आपके वो तमाम हार्मोन्स जो कि एपेटाइट हार्मोन है वो भी बैलेंस हो रहा होता है, वो भी आपको इसको रेगुलेट कर रहा होता है। तो अगर आप एक पीसफुल प्रॉपर नींद लेते हैं तो उसके बाद जब आप उठते हैं तो आपको भूख भी लगती है, और अगर आप प्रॉपर नींद नहीं लेते, दौरानियाँ ठीक नहीं है, क्वालिटी ठीक नहीं है नींद की, तो फिर आपको भूख और ये सारे मसाइल भी होते हैं। और डॉक्टर साहब जो हाई स्कूल में होते हैं बच्चे, वो स्पेशली आपको पता है हाई स्कूल में मार्क्स की एक बड़ी दौड़ लगी होती है कि नंबर लेने हैं जी, एग्जाम जब आते हैं तो इतना प्रेशर होता है, बच्चे सोते ही नहीं है, पूरी रात पढ़ते रहते हैं। अच्छा देखिए, ये फॉर फ्यू डेज हो सकता है, इसको हम कंडीशनल इंसोम्निया कहते हैं। यानी अगर कोई ऐसी सिचुएशन हुई है जिसमें आप की कोई हेल्थ इफेक्ट हो गई, यानी जैसे बुखार हो गया, बाज़ औक़ात बच्चों को बीमार हो जाते हैं, कोई ऐसी इवेंट्स आ गए, जैसे कोई शादी ब्याह आ गया, कोई पार्टी थी आपने अटेंड की, आपकी 2-4 दिन के लिए नींद डिस्टर्ब हो गई, दैट इज़ ओके। इस तरह से एग्जाम्स में भी बच्चे जागते हैं, अगर तो वो 4-5-7 दिन का है तो कोई मसला नहीं है, आप उसको रिकवर कर सकते हैं। लेकिन एक हैबिट बना लेना कि आप मुसलसल जो है आप आपके सोने के घंटे जो हैं पूरे नहीं कर रहे, और आप अगर समझ लें कि जैसे हाई स्कूल है, वो बच्चा पढ़ रहा है और रोज़ाना उसकी यही आदत है, तो वो गलत है। वो वक्ती तौर पे तो उसको फ़ायदा दे रही होगी, लेकिन इन द लॉन्ग रन उसके लिए उसकी ग्रोथ पे भी इफेक्ट करेगी, उसकी मेमोरी पे भी इवन इफेक्ट करेगी। सो इन सारी चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए आपको एक क्वालिटी स्लीप आवर्स लेना बहुत। ये भी देखा कि बच्चे अक्सर ऐसा होता है कि सोते हुए डर जाते हैं और बहुत ज़्यादा डरते हैं, रोते हैं। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, फातिमा इस्लामाबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम फातिमा, कैसी हैं आप? क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, तो आई एम रियली ग्रेटफुल दैट यू took this topic because मेरे पास एक छोटा सा मेरा एक छोटा भाई है जी, 10 साल का, तो हम मेरे साथ जो है ना वो हॉरर मूवीज देखता है, बट आई टेल हिम टू स्टॉप, बट ही इज रियली इंसिस्टेंट। सही। तो होता कोई डरता है वो सोते हुए? नहीं, वो literally he sits up during sleep and अच्छा, it really scares me. Okay. और ये मुझे पर ये फातिमा कितने अरसे से आप लोग हॉरर मूवीज देख रहे हैं इकट्ठे? ये तो हर रोज ही चल रहा है कि मुझे तो हॉरर मूवीज बहुत पसंद है। ठीक है, आप प्रोग्राम देखें, आपको जवाब देते हैं। जी अच्छा, ये अभी आपने भी एक क्वेश्चन किया था नाइटमेयर्स वाला, और एक होता है नाइट टेरर्स जो बच्चों में बहुत कॉमन होते हैं। नाइटमेयर्स और नाइट टेरर्स, इन दोनों में फ़र्क है। जो थोड़ा सा इन्होंने जिस प्रॉब्लम की तरफ इंडिकेट किया कि उसको रात को थोड़े फिट्स पड़ते हैं, एक्चुअली फिट्स नहीं, वो नाइट टेरर्स हैं जो उसके साथ आते हैं, ठीक है। अच्छा, नाइटमेयर्स में ये है कि जैसे रूटीन में बच्चों को जो दिन में सारी एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं और वो सारा कोई ऐसा ख्वाब आ गया और उसके बाद वो उठते हैं और फ़ौरन सो जाते हैं। और नाइटमेयर्स में आमतौर पर ये होता है कि बच्चे को याद नहीं होता सुबह उठ के कि उसने क्या ख्वाब देखा था। रात को वो आप पेरेंट्स फील करते हैं कि उठा था, जागा था, लेकिन सुबह उसे बिल्कुल याद नहीं होता कि मैं रात को क्या बात कर रहा था और मैंने क्या हरकत की सोते हुए। लेकिन जो नाइट टेरर्स हैं वो बच्चे को काफ़ी देर के लिए जगाते हैं, यानी वो इतना विजिबल जागना होता है कि वो पेरेंट्स की नींद भी उखड़ जाती है उससे, और फिर उसके बाद वापस बच्चे को सोने में और पेरेंट्स को सोने में भी टाइम लगता है।
और ये मोस्टली इन्हीं चीज़ों से होता है, जैसे कि इन्होंने इंडिकेट किया कि आदत पड़ गई है हॉरर मूवी देखने के लिए। अच्छा, वो जाहिर है घर में अगर कंपनी मिल गई है, इनको तो कंपनी मिल गई है, यानी बच्चा अकेला नहीं देख रहा, 2-3 बहन भाई मिल के देख रहे हैं, यानी सिबलिंग्स जो है वो देख रहे हैं। और आमतौर पे ये भी प्रैक्टिस देखने में मिली है कि हॉरर मूवीज़ बच्चे देखते भी सिबलिंग्स या किसी बड़े की प्रेजेंस में है, यानी वो देखना भी चाहते हैं, ठीक है, और उन्हें एक खौफ भी होता है, लेकिन ये बड़ी गलत प्रैक्टिस है। इसको फौरी तौर पे देखिए आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, एक और कॉलर है हमारे साथ। बिल्कुल, ये इकट्ठे जवाब देते हैं। मोहम्मद उमर साहब जी लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम उमर साहब, कैसे हैं आप? जी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए सब खैरियत? जी बिल्कुल। उमर साहब कहिएगा, क्या सवाल है आपका? मेरा ये सवाल है कि मेरी बेटी है जो सोती नहीं है, रात को भी तकरीबन 1-2 बजे और दोपहर को भी नहीं सोती। और उनकी एज बता दें आप। उम्र क्या है बच्ची की? बच्चे की उम्र 5 साल है, छोटी बच्ची। तो तकरीबन कितने घंटे सोती है? तकरीबन यही 3-4 घंटे बस। तो उसे कोई मसला तो नहीं है, कोई हेल्थ इशू तो नहीं है उसके साथ? नहीं, हेल्थ इशू नहीं है, जितना इसको कहें ये बाहर खेलने में मसरूफ होती है, बाहर में जब सोने का टाइम हो तो सोती नहीं है। दिन में कितने घंटे सोती है? दिन में सोती नहीं है ना, ये दोपहर को इसे कहे ना कि अगर लेट जाए तो दोपहर को तो कोई देते हैं। और रात में कितने घंटे सोती है? रात को 3-4 घंटे। आप कितने घंटे सोते हैं? आप लोगों की रूटीन क्या है? हमारी रूटीन तो बेसिकली यही है कि हम अगर काम से आए तो तकरीबन 10 बजे, जो आके 10-10:30 बजे। तो आप 10 बजे सो जाते हैं? जी। और बच्ची जो है वो नहीं सोती? घर वाले बाकी सो जाते हैं और बच्ची नहीं सोती? जी, वो नहीं सोती, वालदा और वो जो है ना वो नहीं सोती। जी ठीक। चलिए उमर साहब, आपको डिटेल में आंसर दे रही हैं डॉक्टर साहब, आप प्रोग्राम देखते रहें जी। अच्छा, ऐसा है कि देखें जो स्लीप का ना आना है, जैसे बहुत कम नींद होना है, इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो, उसकी कोई ना कोई ऐसा मसला उसके साथ होगा जो सामने नहीं आया। बिल्कुल, जो अभी सामने नहीं आया है या ज़ाहिर है तफसील में हमें पता चले। लेकिन आम तौर पे जो नींद का कम होना होता है वो हम कहते हैं मेलाटोनिन, एक हार्मोन है जो कि प्रोड्यूस होता है नींद के। और इसके जो टाइमिंग है वो यही है कि आप 12 घंटे बाद ऑटोमेटिकली जो है वो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो जाता है, और वो अंधेरे में, अंधेरी जगह पे, यानी जब रात होती है तो तब वो सारा प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है। बाज़-औक़ात बच्चों में, कुछ बच्चों में हमें इसके सप्लीमेंट्स भी देने पड़ते हैं, और लेकिन मैं फिर ये कहूँगी कि इसको डॉक्टर से बाकायदा डिस्कस करके फिर जो है ना वो इसके लिए लेना है, क्योंकि बाज़-औक़ात अगर तो बच्चों में नाइटमेयर्स ख़ास तौर पे आ रहे होते हैं और हम समझते हैं कि बच्चा बार बार जाग जाता है और इसको शायद हमें मेलाटोनिन देना है, बहुत सारे पेरेंट्स प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं, क्योंकि उसके लिए वो एडवाइस्ड नहीं है। सो ये अगर नींद उसकी सिर्फ 3-4 घंटे है तो ये तो बड़ी सीरियस कंडीशन है, यानी कि वो दिन में भी नहीं सो रही है और रात को भी जाग रही है, और तो सिर्फ इसका 5 साल एज है, और सिर्फ 5 साल एज है, 5 साल की पीती भी ठीक नहीं होगा बिल्कुल, जब तक आपकी नींद पूरी क्योंकि जब आपकी नींद पूरी नहीं होती है बच्चे की मेंटल हेल्थ भी डिस्टर्ब होती है, उसकी जो एपेटाइट है वो ऑफ कोर्स डिस्टर्ब होती है, और फिर मूड स्विंग्स होते हैं बच्चे के साथ, आपके चेहरे से फ्रेशनेस खत्म हो जाती है, हाँ, एंग्जाइटी उसके अंदर आ जाती है, चिड़चिड़ापन बच्चों के अंदर आ जाता है। डॉक्टर साहब, आप क्या रिकमेंड करती हैं कि पहले उमर साहब जाके अपनी बच्ची के टेस्ट करवाएं, मेडिकल टेस्ट? मेडिकल टेस्ट ही पहले, सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएं, चाइल्ड पेडिट्रिशियन के पास जाएं और उनसे कंसल्ट करें, उन्हें बताएं, क्योंकि इट्स अ सीरियस कंडीशन कि अगर 24 घंटे में आपका हॉरर वाली जो खातून का आया था मैसेज कॉल, उस पे क्या, उस पे हम यही बात कर रहे थे कि उसके लिए फौरी तौर पे इनको अपनी ये प्रैक्टिस चेंज करना होगी। देखें, ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल किसी चीज़ के एंड पे चले जाएं तो फिर आप वापस मुड़ के आएँ। आपको पता चल गया कि ये एक गलत चीज़ है, और उसकी प्रैक्टिस चेंज करने का तरीका यही है कि अगर आप क्विकली इस चीज़ से नहीं ख़त्म कर सकते कि आपको आदत है कि आपने सोने से पहले 1 घंटा 2 घंटे मूवीज़ देखनी है, तो आप शिफ्ट कर लें, कोई और सस्पेंस मूवीज़ पे आ जाएं, कोई और इंटरेस्टिंग मूवीज़ के ऊपर आ जाएं, कोई कार्टून मूवीज़ के ऊपर आ जाएं, कॉमेडी पे आ जाएं। लेकिन हम ये रिकमेंड करते हैं, जब हम स्लीप हाइजीन पे बात करेंगे स्लीप हाइजीन का मतलब ये है कि आपने अपनी नींद को कैसे बेहतर बनाना और कैसे क्वालिटी नींद होनी चाहिए। तो उसके लिए हम रिकमेंड करते हैं कि सोने से आप कम से कम 1-1.5 घंटा पहले कोई गैजेट ना देखें, और ख़ासतौर पर जो छोटे बच्चे हैं। बड़ों की तरह डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं, वैसे तो बड़ों के लिए भी एडवाइस किया जाता है, लेकिन छोटे बच्चों का आपने जो भी नींद का टाइम है, यानी अगर आप फॉर एग्जांपल आपने उन्हें 10 बजे सुलाना है, तो आप जितनी भी कोई ऐसी एक्टिविटी 9 बजे मौजूद है कॉलर मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम अली, क्या सवाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम। एक्चुअली मुझे डॉक्टर साहिबा से एक सवाल पूछना था कि मेरा बेटा है 2 साल का, जी जी, और वो लाइक उसके अगर कज़न वगैरह आते हैं तो वो उनके साथ कोई फाइट हो गई या कोई बात हो गई है तो उसके जहन में रह जाती है, एंड देन वो अगर सोता है उसके बाद वो उस चीज़ पे रिएक्ट करता है इस तरह से कि उठ के वो लड़ने लग पड़ता है और लिटरली वो मारता है सबको। अच्छा जी ठीक है अली साहब, आपके सवाल का जवाब
दे रही हैं डॉक्टर साहब? जी जी बिल्कुल, ये देखिए साइकोलॉजिकली उसके ऊपर, बच्चे के ऊपर इम्पैक्ट करता है। और अगर ये रूटीन में ही ऐसे होता है तो इसका मतलब है कि वो बच्चा उनके साथ जो उसके सोशल इंटरेक्शन है वो बहुत उसको महसूस करता है, हैप्पी नहीं है। बिल्कुल, तो उसको थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। आप कोई ऐसी एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करें उन कज़न्स के दरमियान में, क्योंकि ज़ाहिर है जब आमतौर पर आप रह रहे होते हैं, सिबलिंग्स हों या कज़न्स हों, तो आप उनको अवॉइड तो नहीं कर सकते। तो ये फिर बड़ों की जिम्मेदारी है कि उनके दरमियान में कोई ऐसी एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करें जिनसे थोड़ा सा हैप्पी टर्म्स या हैप्पी रिलेशंस उनके आपस में हों, कोई अच्छे इवेंट्स दिन के अंदर हों, ताकि वो बच्चा रात को वो रिकॉल ना कर सके। अब आप देखें कि इन्होंने हाईलाइट किया कि वो स्पेसिफिकली सिर्फ उसी के साथ अटैचमेंट है, उस नाइट टेरर की, यानी वो अगर कोई और रीज़न हो तो और भी हो सकती थी। तो ये तो बहुत आसान है इनके लिए इसको सॉल्व करना। डॉक्टर साहब, साइकोलॉजिकली भी इफेक्ट हो सकता है कि वो बच्चा रिवेंज लेना चाह रहा है, कि रियल में वो उनको मार नहीं पा रहा हो। बिल्कुल बिल्कुल, और वो ख्वाब में बिल्कुल। देखें, जो बच्चे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं या अपनी नीड्स को शेयर नहीं कर पाते हैं, वो फिर इन अदर वेज के साथ जो है वो जाते हैं। अच्छा, हमारे कॉलर्स के लिए मैं एक और चीज़ बता देती हूँ कि हमारे बाज़ वक़्त कुछ बहुत सीरियस हेल्थ इश्यूज़ होते हैं या ऐसी डिसेबिलिटीज़ हैं जिसमें कि बच्चों को नींद का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, जैसे कि ADHD बच्चे होते हैं, ऑटिज़म के साथ बच्चे होते हैं, या जिनके सेंसरी प्रोसेसिंग में डिस्टर्बेंस होती है, उनको अक्सर नींद के मसाइल होते हैं। अभी एक और कॉल है हमारे साथ जी, तो वो लोग भी इस पे बात कर सकते हैं और हेल्प सीख कर सकते हैं। हमारे साथ नबीला है जी सियालकोट से। अस्सलाम वालेकुम नबीला, कैसी हैं आप? नबीला, टीवी का वॉल्यूम पहले बंद कर दें प्लीज़, उसके बाद सवाल पूछें आप। नबीला, आवाज़ आ रही है आपको? जी, वो मेरी बच्ची आज को फीड करते है, वो सोती नहीं है, थोड़ी देर सोचे साथ उठ जाती है, फिर फीड करते फिर बहुत ज्यादा काम करना स्टार्ट हो जाती है। ओके, उम्र कितनी है उसकी बच्ची की? 2 साल होने वाली। ओके, चलिए नबीला, आप देखते नहीं प्रोग्राम, डॉक्टर साहबा जवाब दे रही हैं आपके सवाल का। अच्छा, अक्सर जो ये बच्चे रात को नहीं सोते हैं, इनको ज़रा ये देखना ज़रूरी है कि इनकी दिन में क्या रूटीन है, क्योंकि बच्चे बाज़ का रूटीन सेट कर लेते हैं। देखिए, हमारा एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, जैसे हमारे बड़ों का होता है, ऐसे ही बच्चों का भी बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो डेवलप हो जाता है। माएँ अक्सर दिन में ये कहती हैं कि हमने काम शाम करने हैं, तो वो फिर बच्चों को सुला देती हैं। अच्छा, बच्चों को अगर आपने दिन में सुलाना भी है, छोटे बच्चों को, तो भी आपने उनका पैटर्न इस तरह से सेट करना है कि आपने बहुत अंधेरा नहीं करना कमरे में, यानी एक प्रॉपर जैसे हम नींद वाला एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं उनके लिए। अगर तो वो बस आधे घंटे की नींद है तो वो तो ठीक है, जिसको आप नैप कहते हैं, लेकिन आप डे टाइम में भी उनका वो डे वाला एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखें, यानी उन्हें घर वालों की आवाज़ें भी आते रहना चाहिए, उनके लाइट भी उनके पास होनी चाहिए। आप बिल्कुल अंधेरा करके और वो सारा करेंगे तो उनके लिए दिन और रात का फ़र्क जो है ना वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। थकाना भी चाहिए, खेलें उनके साथ। बिल्कुल थकाना भी चाहिए, यानी आपने सोने से पहले जैसे 1 घंटा पहले तो हम ये कहते हैं कि आप कोई भी ऐसी थकावट वाली एक्टिविटी भी ना करें, यानी फिजिकल एक्टिविटी भी ना करें जिसमें कि आपकी बॉडी एक्टिव हो, और ना ही आप कोई स्क्रीन का इस्तेमाल करें। लेकिन उससे पहले जैसे कि शाम का टाइम होता है तो शाम को आप बच्चों को 2 घंटे ज़रूर दें कि वो उछलें कूदें। और एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, फैसल कराची से। फैसल, अस्सलाम वालेकुम, क्या सवाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम जी, मैंने डॉक्टर साहब से पूछना था कि मेरी बेटी तकरीबन 1.5 साल की है और उनको जो ना नींद का बहुत प्रॉब्लम है, मतलब वो वीक भी बहुत है और सोने का जो दौरानिया है ना वो बहुत कम है। थोड़ा सा सोती है, फिर वो 3-3, 4-4, 5-5 घंटे जागती है, इस तरह, मतलब सोचता नींद नहीं है जो बच्चों की प्रॉपर नींद होनी चाहिए। आपने बताया वो वीक हैं, तो उन्हें किस किस्म की वीकनेस है, मतलब क्या उनकी डेवलपमेंट जो है उसमें कोई प्रॉब्लम है? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, बालों की ग्रोथ भी नहीं है और मतलब हाइट वगैरह भी नॉर्मल है लेकिन थोड़ी वीक है। तो फिर इसमें आपको बिल्कुल ज़रूरत है कि आप अपने चाइल्ड कंसल्टेंट जो है उनसे डिस्कस करें। ठीक है फैसल, आप टीवी देख रहे हैं। और ये भी है कि आपको कुछ उनके जैसे बेस लाइन कुछ चीज़ें होती हैं, अक्सर बच्चों में आयरन डेफिशिएंसी होती है, कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से उनकी बढ़ोतरी नहीं हो रही होती है। और ऑफ कोर्स ये तो बहुत क्लियर सिम्टम है ना कि जब बच्चा फिजिकली उसकी डेवलपमेंट ठीक नहीं है और वो फिजिकली कोई ना कोई चीज़ सफ़र कर रहा है तो उसकी नींद भी डिस्टर्ब होगी। तो इसका मतलब है कि आप पहले उसके वो वाले हेल्थ इश्यूज़ जो हैं उसको रिजॉल्व करें तो ऑटोमेटिकली उसकी नींद जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है डॉक्टर साहब, एक अनाउंसमेंट कर देते हैं कि टेलीविजन स्क्रीन पर हमारा नंबर तो आ ही रहा है जिस पर आप कॉल करें। इसके अलावा जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जहाँ पर हम मौजूद हैं वो भी आ रहा है जी, तो आप यहाँ पर जाकर भी आपके जो मसाइल हैं वो कमेंट्स कर सकते हैं और वहाँ पे भी आपको कोशिश करेंगे कि तमाम मसाइल का जो हल है, जो जवाबात है, पॉसिबल सोल्यूशंस आपको वहाँ पर प्रोवाइड किया जा सके। अभी इमरान कॉलर है हमारे साथ खुशाब से। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब, कैसे हैं आप? जनाब, क्या सवाल है आपका इमरान साहब? मेरी बेटी है 8 साल की, 12 साल की, बिस्तर गीला कर देती हैं और ये बिस्तर गीला की वजह से रात उन पर नींद भी डिस्टर्ब होती है। क्या करती है? बिस्तर गीला कर देती है, 8 साल की है और एक 12 साल की। बिस्तर गीला की वजह से ना वो नींद उनकी खराब होती है। ओके,
ठीक है, आप प्रोग्राम देखें डॉक्टर ये साहब। थोड़ा मैं एक दो क्वेश्चन से ये सवाल अच्छा नहीं चले गए ये इमरान साहब हमारे साथ साथ हैं ड्रॉप कॉल डिस्कनेक्ट। अच्छा, इसमें यह है कि हमें थोड़ा सा पैटर्न भी देखना पड़ता है बेड वेटिंग का, कि बच्चे कितना वीक में करते हैं या मंथ में करते हैं। और जैसे अगर 8 या 12 साल की उम्र होगी तो इट्स अ सीरियस थिंग। और बाज़ औक़ात मैं ये बताऊँ आपको, ये जेनेटिक्स भी होती हैं। यानी कुछ जो है ना जेनेटिकली भी ये चीज़ें चल रही होती हैं, लेकिन मेडिसिन होती हैं बड़ी। बिल्कुल। अच्छा, बेड वेटिंग की जो वजह है ना वो नाइटमेयर्स भी होते हैं। बाज़ का जो है वो नाइटमेयर्स जो हैं वो आपको बेड वेटिंग की तरफ लेके जाते हैं। तो इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप एक तो ये देखिए कि कोई ऐसी उनकी रूटीन तो नहीं है दिन भर में कि कोई ऐसी चीज़ जो उनको डिस्टर्ब करती है। साइकोलॉजिकली भी जो बच्चे डिस्टर्ब होते हैं वो भी इस तरफ जाते हैं। तो क्या डॉक्टर साहब जो सोने से पहले पानी पी लें ज़्यादा, तब भी होता है ऐसा? नहीं, देखिए ये ऐसा नहीं है, इसका ताल्लुक उस चीज़ के साथ नहीं है कि ज़्यादा पानी पी लें उठा के उनको हाँ, लेकिन हाँ, अगर ऐसे बच्चों के साथ ये मसला होता है तो उनकी ज़रा रूटीन थोड़ी सी बना लीजिए कि उनको सोने से पहले जो है वो आप वॉशरूम वगैरह एक दफ़ा। और अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको मेडिसिन भी मिल सकती है। मेडिसिन इतनी अच्छी होती है कि विद इन अ मंथ आपका बच्चा जो है ना वो ठीक हो जाता है। डॉक्टर साहब वैसे हम लोग बच्चों के स्लीप डेफिशिएंसीज पे बात कर रहे हैं, तो साथ साथ जब तक हमें कॉल्स आ रही हैं वो तो डिस्कस होता ही रहेगा। आप बड़ों के मामला भी थोड़ा बता दें कि अलार्म लगा के सोना हेल्दी है, क्योंकि हम पता नहीं नींद पूरी हुई है नहीं हुई, हमने तो वो अलार्म बजने पे उठ जाना है। देखिए, अब ये वो सवाल है कि आपने अलार्म लगाते क्यों है? अलार्म हम इसलिए लगाते हैं जब हमें उठना होता है, तो ये तो फिर सवाल ही नहीं पैदा होता कि हमारी नींद पूरी हुई कि नहीं हुई। इसके लिए फिर ये है कि अगर आपको पता है कि आपने सुबह जल्दी उठना है तो फिर आप उतने घंटे पहले सोने की कोशिश करें। एक हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक है, आपने देखा होगा कुछ लोग कहते हैं कि हम जो नमाज़ पढ़ने के सुबह आदी होते हैं या जिनका ऑफिस आवर्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली उतने बजे उठ जाते हैं। या फिर जैसे अगर आप कहें कि मैं रूटीन में अगर आप सो रहे हैं, अपनी नींद पूरी करते हैं तो आप वीकेंड पे भी उतने बजे आपकी आंख खुल जाती है। तो वो हमारा जो बॉडी सिस्टम है उसको सेट हुआ होता है, यानी ऑटोमेटिकली हमें पता होता है कि हमारी बॉडी ने इतने घंटे की नींद पूरी कर ली और इसके बाद हमारी आंख खुल जाती है। लेकिन अगर आपको अपने काम पे जाना है और आपको पता है कि इतने बजे आपने उठना है। अच्छा, अब ये भी मसला होता है, कुछ लोग जो हैं वो बिल्कुल क्लॉक्स भी अलार्म्स भी 2-3 दफ़ा लगाते हैं कि अब बचेगा फिर मैं अच्छा, असल में होता है हमारी कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं फिर इसको कंटिन्यू करें। असगर साहब खुशाब से बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या सवाल है? वालेकुम सलाम। सवाल ये है मेरा बच्चा रात को तो एज यूजुअल सो जाता है आम रूटीन में, लेकिन जब वो दिन को घंटा भी खाली सो जाए ना तो उसका ये इशू आता है कि वो उसको रात को नींद नहीं आती है बिल्कुल ही, वो 12-1 बजे तक जाकर सोता है और बच्चे दिन को घंटा दो सो जाए। असगर साहब ये मसला। उम्र क्या है बच्चे की? उम्र 8 साल। 8 साल। देखिए, ये वही बात है जैसे हम कह रहे थे कि हर एक का स्लीप पैटर्न भी डिफरेंट हो सकता है। तो अगर आपको ये अंदाज़ा है कि आपका बच्चा जब रात की नींद ले लेता है तो वो काफ़ी होती है या इतने घंटे वो सो जाता है तो उसके लिए काफ़ी है, तो फिर तो बहुत आसान है, आप उसको दिन में ना सुलाएं। ठीक है, मतलब हम बच्चे को दिन में इसीलिए सुलाते हैं ना कि वो थोड़ा सा बीच में रेस्ट कर लेता है और नैप ले लेता है। तो आपको अगर ये लगता है कि वो दिन में सोने के बाद रात को नहीं सो पाता, तो या तो ये कीजिए कि अगर आपने दिन में सुलाना है, जैसे आप खुद भी नैप लेते हैं, दैट इज़ ऑलवेज हेल्दी। आफ्टरनून नैप जो है वो बड़ी हेल्दी होती है। कैलूला, बिल्कुल, जिसको आप कैलूला कहते हैं, जोहर की नमाज के बाद या दोपहर के खाने के बाद आप जो थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, बट दैट मस्ट बी लाइक 30 to 40 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। ठीक। और उसमें यह है कि फिर आप शाम को उसको थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज करें, यानी उसको जो है वो कोई एक्सरसाइज करवाएं, उसको कोई भागना दौड़ना बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। जितना नींद ज़रूरी है इतनी ही फिजिकल एक्टिविटी। तो फिर अच्छी अच्छा, हम अपने सेगमेंट के आखिर पे कोई आपके कंक्लूडिंग रिमार्क से पहले अगर वन लाइनर आप साथ ये भी जोड़ते हैं, स्लीप पैरालिसिस भी एक वो होता है अक्सर लोगों को सोते। जी, स्लीप पैरालिसिस भी हो जाता है, लेकिन इसकी भी रीज़न साइकोलॉजिकली ज़्यादा अटैच होती है। आप कोशिश करें कि अपने आप को सोने से पहले, देखिए मैं जो एक टर्म यूज़ करी थी स्लीप हाइजीन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। सोने से पहले जिसको हम कहते हैं ग्रेटिट्यूड होना, अपने लिए जो है वो रिलैक्सेशन एक्टिविटीज़ करना, तमाम सोचों को दिमाग से निकाल दें और ये याद रखें कि एक नया दिन आना है, आपने एक नए दिन का आगाज़ करना है, जो कुछ होना है वो हो चुका है, इन चीज़ों को निकाल दीजिए। स्लीप हाइजीन बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि आपको रिलैक्स होकर सोना, आपका तकिया ठीक होना चाहिए, आपका बिस्तर ठीक होना चाहिए, आपके पास जो है वो कोई ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए, सब कुछ एक साइड पे रख दीजिए और थोड़ा सा बिलीफ सिस्टम अपना स्ट्रॉन्ग करें, ग्रेटिट्यूड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करें, थैंकफुल होना सीखें, फॉरगिवनेस सीखें, अपने आप को भी माफ़ करें, दूसरे लोगों को भी माफ़ करें। ये तमाम चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एवरी नाइट सोने से पहले इन चीज़ों को प्रैक्टिस करें, ताकि जो नाइट मेयर्स, नाइट टेरर्स और इस तरह की चीज़ें जो कि बड़ों को भी महसूस करनी पड़ती हैं, ये सब उसका आउटकम और रिजल्ट है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अफाफ मंजूर साहब, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया और बड़ी ही सेर हासिल गुफ्तगू की हमने कि जी अच्छी और सेहतमंद नींद किस तरह से आ सकती है और बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है ये। अगर आप भी सोएंगे, अपनी रूटीन सेट करेंगे तो बच्चे भी सोना शुरू कर देंगे। ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद हाजिर होते हैं।
शहरबानो आजकल बेली फैट बहुत तंग कर रहा है, ये जाता नहीं, जितनी मर्जी वर्कआउट कर लें। तो आपको कोई पता है, कोई टिप पता है कैसे जाएगा ये? मेरा अपना भी नहीं जा रहा। सैमी चौधरी से पूछते हैं कि बेली फैट हम किस तरह से बर्न कर सकते हैं। की बात करें तो अनफॉर्चुनेटली हमारे बेली एरिया पे फैट सबसे पहले डिपॉजिट होता है और सबसे लास्ट पे बर्न होता है, और इसको रिमूव करना हम सबका कॉमन प्रॉब्लम बन चुका है। हेलो, दिस इज सैमी, योर फिटनेस कोच। मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक इतनी इजी एक्सरसाइज जिसे आप जस्ट 2 वीक्स फॉलो करने के बाद अपने बेली फैट से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। किसी भी एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम अपनी बॉडी को वार्म अप करते हैं ताकि हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को अच्छे से परफॉर्म कर सकें। तो बेली फैट की एक्सरसाइज के लिए मैं आप लोगों को जो वार्म अप एक्सरसाइज बताऊंगी वो उसका जस्ट आपने 1 सेट लगाना है। और हम करेंगे कैसे, जस्ट सिंपल मार्च करेंगे फॉर 15 सेकेंड्स ऑनली। 1 2 3 14 15, इस तरह से आप करेंगे। आप इसको पूरा काउंट करेंगे 15 तक। मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं चाहती हूँ वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। तो अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 1 की तरफ। आपने इस तरह से कोई योगा मैट आपके पास है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो परेशान नहीं होना, आप अपने बेड पे भी इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं। तो आइए हम एक्सरसाइज नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। आपको इसके लिए क्या करना है कि ऐसे इस तरह से लेट जाना है, सीधा अपने हैंड्स को अपने हिप्स के नीचे रख के सपोर्ट देनी है और अपनी लेग्स को इस तरह से रेज करना है। 1 2 3 और 20 रेपिटेशंस लगाएंगे। इसके 3 सेट्स लगाएंगे 20 रेपिटेशंस के साथ। तो हमारी एक्सरसाइज नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगी। अब आते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 की तरफ। थोड़ा सा रेस्ट लेना है हर एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद। तो एक्सरसाइज नंबर 2 के लिए आपने क्या करना है, अपने हेड्स को इस तरह से उठाना है, दोनों लेग्स को उठाएंगे और साइकिलिंग करेंगे। ये अल्टरनेटिव नज़र आ रहा है आपको, इस तरह से साइकिलिंग करेंगे 20 टाइम्स करेंगे और 3 सेट्स लगाएंगे। इसके भी बहुत टफ है, आपको शायद मेरी आवाज़ से समझ आ रहा होगा। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 2। थोड़ा रेस्ट लेने के बाद हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 3 की तरफ, जो कि बिल्कुल सिमिलर है। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है, अपनी लेफ़्ट एल्बो को राइट नी बॉल के साथ टच करना है और राइट एल्बो को लेफ़्ट नी बॉल के साथ टच करना है। देखिए 1 2 3 4 19 एंड 20। इसके भी आपको 3 सेट्स लगाने हैं 20 रेपिटेशंस के साथ। तो हमारी 3 एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो गई हैं। एक्सरसाइज नंबर 4 को करने के लिए आप देखें, कोई भी चीज़ अपने हाथ में कुछ भी पकड़ सकते हैं। आपने क्या करना है, अगर आप बिगिनर हैं, आपने पहले कभी कोई एक्सरसाइज नहीं की तो अपने पाँव को ज़मीन पे ही रखें। अदरवाइज़ अपनी लेग्स को थोड़ा उठाएं और इधर टच करें, यहाँ यहाँ। इसके भी 20 आपने काउंट करने हैं। 1 2 3 4 19 20। 3 सेट्स लगाएंगे 20 के और हर सेट के बाद थोड़ा सा रेस्ट लेंगे, फिर से एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। 4 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब आते हैं हमारी 5th एक्सरसाइज की तरफ। उसके लिए आपको क्या करना है, इस तरह से आपके हाथ में कोई भी चीज़ है उसको इस तरह से पकड़ लेना है और पीछे ले जाना है। इस तरह से पीछे ले जाना है और आपने इसकी सपोर्ट से उठ के यहाँ पे टच करने की कोशिश करनी है। 1 2 3 19 एंड 20। हमारी होगी 5 एक्सरसाइजेस कंप्लीट। अब हम आते हैं अपनी 6th एक्सरसाइज की तरफ। वो भी सिमिलर टू ऐसी ही है तकरीबन। उसके लिए आपको क्या करना है, अपने लेग्स को यहाँ रखना है और इनको यहाँ रखना है। यहाँ से ये 1 2 3 19 एंड ये हुए 20। हमारी 6th एक्सरसाइजेस कंप्लीट होगी। अब हम आते हैं अपनी 7th एक्सरसाइज की तरफ। इसके लिए आपको क्या करना है, माउंटेन क्लाइंबर्स करेंगे आप इस तरह से, और ये इस तरह से। इसको साइकिलिंग भी कहेंगे, प्लैंक मोड में साइकिलिंग कर रहे हैं हम। इसको भी 20 टाइम्स रिपीट करेंगे। अगर कोई तेज़ी से करेगा तो उसका उतनी जल्दी ही फैट बर्न होगा।
ये इस तरह से, और 3 सेट्स लगाएंगे 20-20 रेपिटेशंस के साथ। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, वो है लास्ट एक्सरसाइज। उसके लिए आपको क्या करना है, अपने एल्बोज को इस तरह से स्टे करना है और इसके ऊपर अपनी बॉडी को, फुल बॉडी को होल्ड रखना है फॉर 30 सेकेंड्स। 1 2 3 28 29 30। इससे आपके बेली के ऊपर बहुत अच्छा स्ट्रेच आ रहा है और आपका बेली फैट दिनों में गायब हो सकता है। इसके भी आप 3 सेट्स लगाएंगे 30-30 सेकेंड्स के रेपिटेशंस के साथ। ये थी हमारी आज की बेली फैट लॉस एक्सरसाइज। आई होप यू रियली एंजॉयड इट। इस तरह की इजी एक्सरसाइजेस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और देखते रहें सुनो पाकिस्तान। वेरी नाइस जी अजीम। अब आप अपना बेली फैट जो है ना वो बंद कर सकते हैं। इतनी ज़बरदस्त एक्सरसाइज आपको करके दिखाइए। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद मैं ट्राई करता हूँ ब्रेक में जी। तो नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में कितने फ़ीसद अफराद शादीशुदा हैं और कितने फ़ीसद कवारे हैं? वैसे यही सवाल मैं शहर बानो से भी करूँगा। शहर बानो, क्या आप जानते हैं कितने फ़ीसद पाकिस्तानियों ने अरेंज मैरिज की, कितने फ़ीसद पाकिस्तानियों ने लव मैरिज? आई थिंक अरेंज मैरिज 67-68% और बाकी लव मैरिज। बाकी मैं आपको बताता हूँ जी कि अगर आप नहीं जानते हैं तो गैलप की जानिब से पाकिस्तान के, ये तुक्का लगाया। अच्छा मैंने कहा जी एक सर्वे भी गैलप की जानिब से, तो वो भी जान लेते हैं कि वो लोग क्या कहते हैं जी, कि पाकिस्तान के शादीशुदा अफराद के हवाले से चारों सूबों में एक सर्वे करवाया गया जी, जिसमें पता चला है कि हर 5 में से 4 पाकिस्तानी यानी कि 80% अफराद शादीशुदा हैं, जबकि सिर्फ 20% अफराद गैर शादीशुदा हैं। तो ये इतनी शादियां हो कहाँ रही हैं? मतलब जो शादीशुदा अफराद हैं दोबारा शादियां कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आया। और मुझे ये बताएं कि कितनी परसेंटेज है लव की और अरेंज? हाँ जी, वो भी बताते हैं जी। सर्वे के मुताबिक शादीशुदा पाकिस्तानियों में जो खवातीन और दही आबादी की जो शरह है वो ज़्यादा है, और साथ ही साथ शहरों में 75% और देहातों में 83% अफराद शादीशुदा हैं। मर्दों के निस्बत खवातीन में शादीशुदा होने की शरह जो है वो 12% ज़्यादा देखी गई है, और सर्वे में 30 साल की उम्र के 56%, जबकि 50 साल से ज़ायद उम्र के 96% पाकिस्तानियों ने शादीशुदा होने का ये बताया है। सर्वे में ये भी सामने आया कि जी 81% पाकिस्तानियों ने अरेंज मैरिज, जबकि 18% ने सिर्फ पसंद की शादी की है। माय गॉड, जबकि ये 81% और 18 मिलाकर 100% जो है करनी पसंद की शादी चाहते हैं, लेकिन बाद में नहीं हो पाती। अब्बू नहीं मानते, इस्तिखारे में ना आ जाती है और बड़े से मामला भी हो जाते हैं। और खैर 18% लव मैरिज, चलें कोई बात, खुश रहना चाहिए। इसके बावजूद लोग इतने नाखुश हैं फिर अरेंज मैरिज करके। लेकिन आप ये बताएं कि 18% जो है क्या वो ठीक है परसेंटेज? लव मैरिज होनी चाहिए कि अरेंज मैरिज होनी चाहिए? भाई मैरिज होनी चाहिए। अच्छा जी, जो आपको अच्छा लगे उससे शादी कर लें और मुझे इस सर्वे एक रिपोर्ट दूसरे से को बर्दाश्त करें। मुझे इस सर्वे से ना कोई अच्छी वाइब नहीं आ रही। हाँ? और वाइब से मुझे याद आया कि वाइब की बात करते हैं। ओ वाइब, अच्छा वाइब बहुत जरूरी है। शादी में भी आपको वाइब आनी चाहिए। जिस बंदे से आप शादी करने जा रहे हैं ना उससे भी वाइब आनी चाहिए। यानी कि मर्द को अपनी वाइब से अच्छी वाइब आनी चाहिए और औरत को अपने शौहर से वाइब आनी चाहिए। उसके बाद लाइफ जो है ना वो आगे बढ़ती है। तो वाइब से मुझे वाइब आ रही है कि हमारे स्टूडियोज में कोई नक्श काजी नामी खातून ज्वाइन कर चुकी है। खातून आपको बुरा तो नहीं लगा? लड़की बिल्कुल भी जी। नक्श, तो क्या वाइब है आज आपकी? हाँ जी, आज बात कर रहे हैं वाइब पे। बहुत सुनते हैं, बहुत यूज़ करते हैं, इसकी वाइब अच्छी नहीं है, इससे अच्छी वाइब नहीं आ रही, इसकी वाइब बहुत अच्छी है, बड़ी पॉजिटिव वाइब है, मेरी वाइब मिलती है। हाँ, हमारी वाइब मैच होती है। तो हमने कहा आज वाइब पे ही बात कर लेते हैं। और मुझसे कुछ अक्सर मैं बहुत बोलती हूँ ये कि मेरी तुमसे वाइब मिली है या वाइब नहीं मिली, तो लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं ये क्या होता है। तो ये हैशटैग वाइबिंग भी तो होता है। हाँ, और हम वाइब बहुत यूज़ करते हैं विदाउट नोइंग। तो आज हम जान लेते हैं कि फिर वाइब क्या है। क्या है? तो वाइब जो है ना, वाइब है मूड, वाइब है एनर्जी, वाइब है आपको किसी से क्या पॉजिटिविटी भी नेगेटिविटी भी, दोनों वाइब्स होती हैं। लेकिन हम जो अगर वाइब को समझना चाह रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि आसान लफ्ज़ों में समझ आ जाए कि वाइब क्या है, तो वाइब मूड है, वाइब एनर्जी है, और वाइब इज़ हाउ यू फील। ठीक है, अब हम इस पे बात करें तो कैसे बात करेंगे कि एक इंसान की, किसी जगह की, किसी चीज़ की एक वाइब है, यानी उससे हमें क्या फील हो रहा है, ठीक है, और उसका क्या मूड है जो वो एक वाइब दे रहा है, रेडिएट कर रहा है। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल कि अच्छा इसमें ये भी है वाइब पे बात
डिटेल में जाने से पहले ये भी क्लियर कर दें कि वाइब अगर आपकी है तो मेरी भी है, ठीक है, लेकिन मैं कहूँगी कि यार मुझे वाइब अच्छी नहीं आ रही, ठीक है, क्या वो बंदा रिस्पॉन्सिबल है या मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूँ? लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद मेरी वाइब नहीं है, हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं, लोग ना दूसरे पे डालते हैं, यार मेरी इनसे ना वाइब नहीं मैच कर रही, ठीक है, यार इनकी वाइब बड़ी ऑफ है, हो सकता है मेरी वाइब ऑफ हो, इसकी बिल्कुल वाइब ऑफ है, मेरी वाइब ऑफ हो। अच्छा, अब इसमें क्या है, इसको इस तरह से बताऊंगी मैं कि दो वाइब्स होती हैं, ठीक है, एक आउटर वाइब, वो वाइब जो कोई प्रोजेक्ट कर रहा है, ठीक है, वो जो दे रहा है, ठीक है, जो आपको फील हो रही है, जैसे मेरी वाइब आपको जो फील हो रही है, दैट इज माई आउटर वाइब। एक वाइब है कि जो वाइब तो अच्छी फील हो रही है, थैंक यू और एक वाइब है जो मैं परसीव कर रही हूँ, ठीक है। अब इसमें फ़र्क क्या है, अब ये बता दो क्या परसीव अब इसमें फ़र्क क्या, फ़र्क ये है कि देखिए एक इंसान की एक बंदे को पॉजिटिव लग रही है, एक बंदे को नेगेटिव लग रही है, तो क्या वजह है, बंदा तो वही है, उसी तरह ही पेश मेरी नेगेटिव क्यों लग रही है? इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं था, नहीं, मैं अपने ऊपर रख के कह रही थी और मुझे पता है कि आपको भी नेगेटिव नहीं हो रही, मैं तो वैसे ही फर्ज कर रही थी। अच्छा, वाइब की बात करें ना, अब जैसे फॉर एग्जांपल, चलो मेरी मिसाल ले लेते हैं, ऑफेंड नहीं होना, मैं एंटर हुई आपके स्टूडियो में, ठीक है, आई एम वेरी लाउड, ठीक है, एंड आई एम वेरी चर्पी एंड लाइवली, और मैं आपसे बातें करी, हाय हेलो करती हुई आ रही, ठीक है। अच्छा, यही वाइब है शहरबानों की, लेट्स से, ठीक है, शहरबानों देखे कहेंगे यार मेरी इससे वाइब मैच करती है, जब आती है तो मूड उठाती है, बड़ा मज़ा आता है, बात करते हैं, ठीक है। आप जो है ना, आपको लगता है कि यार बहुत लाउड है, आती है दिमाग खाती है, बहुत बोलती है, ना बोले, ठीक है, तो मतलब ये कि मेरी नेगेटिव वाइब हो गई। नहीं, अब इसमें क्या हुआ, ये आपकी वाइब में थोड़ा मसला है, नहीं, और ये सब मिसाल के तौर पर है, मेरी ऐसी कोई वाइब नहीं, ये सिर्फ मिसाल के तौर पे है, नहीं, आपकी बहुत पॉजिटिव वाइब है। मैं सिर्फ ये, हाँ नहीं, मैं एक्सप्लेन इसको इस तरह कर रही हूँ कि देखो मैं तो सेम हूँ, मैं आके बोल भी सेम रही हूँ, ठीक है, मैंने एक ही टोन में बोला, मैंने एक ही तरह से, लेकिन दो लोग जो एक ही जगह पे बैठे हैं उनको गलत आई, मतलब डिफरेंट आई, ठीक है, एक को पॉजिटिव वाइब भी इफेक्ट हो रही है। अब क्या होता है वाइब में, मैंने कहा वाइब एनर्जी होती है, ठीक है, वाइब एनर्जी होती है, अगर मेरी और आपकी वाइब सेम है ना तो हम वाइब करेंगे, आपको भी ये पसंद है, मुझे भी ये पसंद है, ठीक है, आप भी हैप्पी मूड में, मैं भी हैप्पी मूड में, हमने वाइब किया, ठीक है, मैं सैड हूँ, आप हैप्पी हैं, तो मुझे आपकी वाइब बहुत ओवरवेलमिंग लगेगी, मुझे लगेगा यार बहुत ओवर द टॉप है, यार बहुत ऊंचा, यार बहुत। अच्छा, नक्श ये भी कहते हैं कि जो वाइब्स हैं, ये एनर्जी है, ये कंटेजियस होती है इस मामले में, कि जो डिप्रेसिव लोग होते हैं वो पूरे एनवायरनमेंट को डिप्रेस कर देते हैं। बिल्कुल, आप देखें कि इसको यहाँ से इस तरह से समझें कि किसी रूम में हम एंटर होते हैं, ठीक है, दे आर डूइंग सम वर्क, दे आर बिजी, ठीक है, किसी प्रेजेंटेशन पे काम कर रहे हैं, या दे आर वेरी बिजी एंड दे आर ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑन समथिंग, तो आप जब एंटर होते हैं आपको लगता है टेंस वाइब है वहाँ की, सब जुटे हुए अपने काम में लगे हुए हैं, ठीक है, कहीं पे लाफ्टर चल रहा है, पार्टी हो रही है, वहाँ आप एंटर होंगे, उसकी वाइब ही डिफरेंट है। दिस इज़ हाउ किसी सिचुएशन में वाइब चेंज होती है, ठीक है। कभी आपको लगता है कि एक प्रोजेक्ट की वाइब अच्छी नहीं है, यार पता नहीं इसने होना है कि नहीं होना, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है, वाइब नहीं मज़े की लग रही, समझ नहीं आ रही, ठीक है। अच्छा, देयर इज़ वन मोर थिंग, एक होती है वाइब और एक होती है सिक्स सेंस, ठीक है, उनको कंफ्यूज नहीं करेंगे। वाइब एक नहीं होती, नहीं, एक नहीं होती, डिफरेंस है। वाइब क्या है, वाइब है किसी चीज़ का मूड या एनर्जी, ठीक है, मुझे आपसे कैसे फील हुआ, दैट इज़ अ वाइब, लेकिन मेरी सिक्स सेंस कहती है यहाँ कुछ होने वाला है, इज सिक्स सेंस, ओके, ठीक है, ये डिफरेंट चीज़, हाँ डिफरेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक रूम में आए, वहाँ पे पार्टी हो रही है, ठीक है, बड़ा लाइवली सा माहौल है, ठीक है, हम सोच रहे हैं कि इसकी वाइब बहुत अच्छी है, बड़ा लाइवली है, बड़ा अच्छा है, ठीक है, लेकिन सिक्स सेंस कह रही है यहाँ कुछ होने वाला है, दैट इज सिक्स सेंस। थोड़ी देर बाद वहाँ पे कुछ हो जाता है, कोई गिर जाता है, कुछ हो जाता है और एक इमरजेंसी की सिचुएशन आती है, तो दैट इज सिक्स सेंस। तो देयर इज अ डिफरेंस। जो आपकी वाइब है वो बायस्ड हो सकती है, आपकी वाइब जो है वो आपके मूड पे डिपेंड करती है, आपकी वाइब जो है आपके हालात पे, एक्सपीरियंस पे डिपेंड करती है, आपकी वाइब आपकी परसेप्शन पे भी डिपेंड करती है। समटाइम्स आपने किसी से सुना यार ये बंदा ठीक नहीं है, हाँ। ठीक है, तो आपने एक राय बना ली विदाउट मीटिंग। कभी कभी आप किसी से नहीं मिलते, किसी से बात भी नहीं करते, कोई वैसे पास थ्रू करता बारे में आपको तो नहीं, लेकिन आप वाइब रखते हैं उसके बारे में, ठीक है। देयर इज समबडी मेरे पास से गुजरता है, ठीक है, और मैं कहती हूँ यार इसकी वाइब अच्छी नहीं है, हालांकि उसने मुझसे बात भी नहीं की, ठीक है, मैंने उससे बात नहीं की, आई डोंट नो दैट पर्सन। तो हम अपनी वाइब को चेंज कर सकते हैं, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर सकते हैं, पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बिकॉज ये वाइब जो है ना डिपेंड करती है हमारे एनवायरनमेंट पे भी। वाइब नेचर से मिलती है,
मिलती है हम हमारी नेचर बल्कि बहुत उसको पावर देती है। अगर हम हर वक्त रोते रहेंगे, हर वक्त गिले शिकवे करते रहेंगे, हर वक्त सैड रहेंगे तो हमारी वाइब हो जाएगी नेगेटिव और लोग जो है ना हमसे रिपेल होंगे। अगर आपने अपनी एक पॉजिटिव वाइब कुछ बनानी लोगों है, की वाइब जो है ना वैसी होती है सेंटर ऑफ अटेंशन, वो कहीं पे भी चले जाए ना तो लोग उनकी तरफ खुद ही आ जाते हैं, ये भी वाइब होती है। हाँ कुछ उसको मैं कहूँगी इरिजिस्टिबल, ठीक है कि किसी की वाइब इतनी अच्छी होती है कि आप उससे ना बात किए बगैर, हाँ क्रिज्मेटिक काइंड ऑफ, ठीक है, आपको देख के लगता है यार इससे बात करते हैं अच्छा है, ठीक है, वो पॉजिटिव वाइब है। पॉजिटिव वाइब कैसे क्रिएट होती है कि आप जब कॉन्फिडेंट होते हैं, जब आपका एटीट्यूड अच्छा होता है, बिल्कुल मेरे जैसे होते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे। बहुत शुक्रिया नक्श, आपकी वाइब तो हमारे तक पहुंच गई और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को हमारे प्रोग्राम में वाइब आई होगी। तो हमें आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।